सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड दैट आरबीआई ने अगर कुछ बैंक को पैसा देता है राइट और बैंक उसको कुछ ऐसे लोगों को दे देता है जो उसको वापस रिटर्न नहीं करते। इन अवर केस इट इज विजय माल्या राइट। विजय माल्या को दे देता है तो व्हाट विल हैपन ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं राइट। तो देखो बैंक वेट करता है, बैंक कहता है कि भाई हमको पैसा चाहिए राइट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है उसका मतलब क्या होता है पहले अपन ये अंडरस्टैंड करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये है कि आरबीआई ने विजय माल्या को बोला कि आप हमको पैसा दो और दैट मनी अगर विजय माल्या 90 डेज या फिर उससे ज्यादा हो गए राइट तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल दिया जाता है। ठीक है, 90 डेज या फिर उससे ज्यादा अगर ओवरड्यू हो जाता है तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसको अपन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मनी प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट राइट मेरे को देना था बैंक को पर मैं दे नहीं पाया और उस चक्कर में 90 डेज निकल गए। ठीक है, तो दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यही अगर एग्रीकल्चरल लोन होता, ठीक है, एग्रीकल्चरल लोन होता तो उसके अंदर टू क्रॉपिंग सीजन देखे जाते हैं। जब शॉर्ट टर्म क्रॉप होती है और लॉन्ग टर्म क्रॉप होती है तो उसके लिए अपन देखते हैं कि एक क्रॉपिंग सीजन का देखा जाता है राइट। अगर उसके बाद उसने पैसा रिटर्न नहीं करा तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसको अपन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं राइट। पिछली क्लास के अंदर ये चीजें अपन समझ गए थे कि व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, इट इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 days or more. And in case of what? In case of agriculture or farm loan, the NPA varies for the short duration crop and long duration crop. Short duration crop के अंदर interest not paid for the 2 cropping season and long duration crop के अंदर interest not paid for the 1 cropping season. ये अपन इसके अंदर देखते हैं राइट। I hope this is clear to everyone. यहाँ तक सबको क्लियर है? Anybody has any kind of any doubt? Please let me know. चलो अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज प्रोविजनिंग। ठीक है, बैंक क्या करता है कोई भी पैसा आपको देगा तो बैंक उसके ऊपर ये सोच लेता है पहले से ही कि यार इसके ऊपर मेरे को रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट टर्म इज नोन एज प्रोविजनिंग करना राइट। उसको पहले ही सोच लेता है कि यार इसमें मेरे को कितना लॉस हो सकता है और इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। जैसे मान लो एजुकेशन लोन देगा तो उसके अंदर खुद प्रोविजनिंग करेगा कि हाँ भाई एजुकेशन लोन है तो हो सकता है कि उसके अंदर लॉस ज्यादा हो। ठीक है, होम लोन है तो उसके अंदर लॉस कम हो राइट। ऐसे करके खुद एक प्रोविजनिंग करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, इतना नहीं होता कि 10,000 का लॉस होगा ऐसा सोचता है बैंक, पर अपन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए बैंक किसी को 1 लाख का लोन देता है। बैंक इज गिविंग 1 लाख लोन राइट, 1 लाख लोन टू द रामलाल। और बैंक को लग रहा है कि रामलाल की हालत इतनी ही नहीं है कि वो 1 लाख रुपए वापस दे दे, उसको कम से कम हमको 10 लाख का तो 10,000 का तो हमको लॉस हुआ। तो वो क्या करता है, बैंक का जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो बैंक का प्रॉफिट 1 करोड़ हुआ तो 1 करोड़ में से 10,000 को सेट असाइड कर देगा राइट, है ना, अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ये सब बैलेंस शीट का चक्कर है ना, बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से दिखाना होता है वो बता रहे हैं अभी आपको राइट। बैलेंस शीट समझते हैं? बैलेंस शीट को बैलेंस शीट कैसे बोलते हैं समझो पहले। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बैंक होता है राइट, वो अपना है ना एक अकाउंट दिखाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है वो दिखाता है। प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट, टू बी वेरी मतलब इन वेरी शॉर्ट प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट दिखाता है कि भैया 10 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का लॉस हो गया तो टोटल हमारा हो गया 5 रुपए राइट। ये हमारी कंपनी का एक तरह से 10 रुपए का हमारा टर्नओवर था और 5 रुपए का लॉस हो गया। क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या क्या लॉस हुआ, उसको एक जगह वो लिखता है और फिर लास्ट के अंदर कैलकुलेट करता है कि कितना उसको नेट प्रॉफिट इसके अंदर होता है राइट। तो ये जो होता है दैट इज प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होता है दैट इज नोन एज कि बैंक की एक तरह से क्या है कि एक तरह से बुक मेंटेन करना, बैलेंस शीट मेंटेन करना राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर ऐसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं राइट। अब एक बात और ध्यान रखो कि तो बैंक इसमें क्या दिखाता है, जो भी उसका प्रॉफिट होता है ना तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा राइट वो कहाँ रख लेता है। मान लीजिए बैंक का 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1 करोड़ में से 10,000 रुपए जो होगा वो सेट असाइड कर लेगा राइट। अपने प्रॉफिट के अंदर से 10,000 रुपए निकाल लेगा कि भाई इसका लॉस हो सकता है, तो लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए काम इसके अंदर किया जाता है बैंक के द्वारा राइट। दिस इज नोन एज, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज लोन प्रोविजनिंग। लोन प्रोविजनिंग इसके अंदर होता है राइट। तो अब अगर आप मेरे को सोचकर बताओ, एक बिल्कुल ऐसा एसेट है जो कि एनपीए अभी हुआ नहीं है, एनपीए हुआ नहीं है राइट, और एक ऐसा एसेट जो कि एनपीए हो चुका है, तो किसमें लोन प्रोविजनिंग ज्यादा करेगा बैंक? एनीबडी इन द क्लास, मतलब सबको बताना है किसमें ज्यादा प्रोविजनिंग ज्यादा होगा। मतलब जैसे 10,000 10,000 है, ठीक है, तो किसके अंदर ज्यादा होगा किसके अंदर कम होगा। मतलब एक अकाउंट है जिसका अभी एनपीए हुआ नहीं है, जिसको ए बोल दो राइट, और एक है जिसका एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, वो 90 दिन निकल गए। तो किसमें ज्यादा प्रोविजनिंग, ज्यादा अमाउंट की प्रोविजनिंग करनी होगी बैंक को?
ए में कि बी में? मतलब तुम रामलाल को पैसा दे रहे हो, तुम ऐसे बोल रहे हो, ए कहने का मतलब क्या है समझो, यू आर गिविंग मनी टू द रामलाल एंड यू डू नॉट हैव ए डाउट अबाउट द रामलाल कि रामलाल पे करेगा कि नहीं करेगा, फिर भी आपने 10,000 का उसका एक तरह से सेट असाइड कर लिया, राइट, कि हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है। इसमें तो एनपीए वाले में तो लॉस हो ही रहा है, तो 10,000 से ज्यादा करना पड़ेगा ना इसको। तो जब एनपीए है तो उसको ज्यादा करना पड़ेगा ना भाई। एक स्टैंडर्ड अकाउंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता नहीं कि एनपीए होगा कि नहीं होगा। एक एनपीए हो चुका है तो उसमें तो 10,000 से ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें तो पूरा का पूरा 1 लाख डालना पड़ेगा आपको प्रोविजनिंग करने के लिए। 100% नहीं प्रोविजनिंग हो जाएगी इसके अंदर। केतन, तुषार, समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। देखो बार बार नहीं पूछूंगा, आई एम नॉट, मतलब आई एम इन फेवर, तो मैं बार बार नहीं पूछूंगा, जल्दी से बता दिया करो बस आंसर। सबको आ रहा है समझ में तो यस लिख दो, नहीं आ रहा तो नो लिख दो, तो वापस रिपीट कर देंगे। चलो, तो यहां पर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो लोन प्रोविजनिंग का मतलब समझ में आ रहा है? लोन प्रोविजनिंग का मतलब कुछ पैसा सेट असाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज लोन प्रोविजनिंग। लोन लॉस प्रोविजन एज डिफाइंड बाय द आरबीआई refers to the allocation of the funds set aside by the bank to cover the losses incurred from the defaulted loans. In simple terms, it is reserve of the cash that the bank keep to mitigate the impact of the losses resulting from borrowers failure to repay their loans, है ना? This provision act as an expense on the bank's income statement and can be utilized when the borrowers are deemed unlikely to repay their loans. By using the loan loss reserves, bank can cover the losses they incurred instead of facing a direct reduction in their cash flows. ठीक है, इन सब में कोई दिक्कत है आपको, है ना? सब क्लियर है? प्रोविजनिंग अकाउंट्स इंक्लूड सेटिंग असाइड स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी फॉर एंटीसिपेटेड फ्यूचर लायबिलिटीज ऑफ द लॉसेस। ठीक है, आने वाले समय के अंदर हमको लॉसेस होंगे या फिर हमारी फ्यूचर लायबिलिटीज क्या क्या है। मान लो बैंक ने किसी से लोन ले रखा है तो बैंक को उसको वापस रिपे करना है, तो वो लायबिलिटीज हो गई बैंक की, तो उसके अंदर फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या होता है, कुछ मनी सेट असाइड कर देता है, दैट इज नोन एज लोन प्रोविजनिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? तो दिस इज नोन एज लोन प्रोविजन। अब लोन प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट आगे भी जाकर है, राइट। एक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोविजनिंग रेशियो क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और दूसरा ये ईसीएल नाम से एक क्या है, ये एक करंट अफेयर्स है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, राइट। तो हाँ, प्रूडेंस मतलब प्रैक्टिकल है, राइट, प्रैक्टिकली कन्वेंशनली करते हैं, पर इस कन्वेंशन को मैंडेटरी करा जा रहा है ईसीएल के अंदर। तो इट इज नो मोर ए कन्वेंशन वैशाली, पहले ये कन्वेंशन होता था बट अब ईसीएल के द्वारा बैंक को करा जा रहा है। देखो अब क्या करता है बैंक, बैंक ऐसे करता है कि साहब रामलाल को हमने पैसा दिया है ना, रामलाल को पैसा दिया है, तो रामलाल को पैसा देने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आया, राइट, प्रॉफिट आया, राइट। अब रामलाल को पैसा दे रखा है तो हम क्यों सेट असाइड करें भाई, इसमें से जो है उसको इन्वेस्ट करेंगे, क्यों हम रिजर्व में डालें जबरदस्ती, क्यों बैकअप क्रिएट करें। इनको लगता है रामलाल जो है वो वापस लौटा देगा, और नहीं भी लौटाएगा तो तब की तब देखी जाएगी। अभी हम पहले से क्यों इसके अंदर 10,000 रुपए हम क्या कर दें, प्रोविजनिंग कर दें। तो बैंक ऐसे अपनी मर्जी से प्रोविजनिंग करना नहीं चाहते, ठीक है, दे डू नॉट वांट टू डू द प्रोविजनिंग, दे ऑलवेज वांट टू टेक रिस्क, एंड आरबीआई ऑलवेज वांट कि बैंक ज्यादा रिस्क नहीं ले, बिकॉज रिस्क उसके खुद के पैसों का नहीं है, रिस्क जो है डिपोजिटर्स के पैसों का है। एंड आरबीआई आल्सो वांट टू सिक्योर डिपोजिटर्स मनी, आरबीआई हमेशा डिपोजिटर का पैसा को सिक्योर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम एनपीए के अंदर क्या हुआ बच्चों, ये समझो। तो इसलिए आरबीआई कुछ गाइडलाइंस लेके आया, दैट इज नोन एज ईसीएल गाइडलाइंस, ठीक है, और उसके अंदर मैंडेटरी बोला गया कि प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी, लॉस होने का इंतजार नहीं करना, आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। बट वो चीज अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो जबरदस्ती तुमको समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी, राइट। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। तो बहुत सारी चीजें, बैंकिंग का पार्ट 1 अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 तो अभी तक आप समझ नहीं सकते, बिकॉज उसके अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और समझने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे बैंकिंग ऐसा है कि बैंक आ गया ना एक बार, तो पूरी इकोनॉमी में बैंक रहेगा, बैंक इज सो मच इंपॉर्टेंट, है ना। बैंकिंग इज जस्ट लाइक ए महात्मा गांधी, व्हेन महात्मा गांधी कम्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप पढ़ ही चुके हो, तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री उनके सराउंड घूमी थी, राइट।
तो 1916 के बाद पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी हो रहा था उसके अंदर, राइट। इसी तरह से बैंकिंग एक बार आप पढ़ लिए तो हर चीज में कहीं ना कहीं बैंकिंग आएगा। इन्फ्लेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग आएगा, तो सभी टॉपिक्स के अंदर है ना बैंकिंग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और उसके करंट अफेयर्स करें तो एक सिस्टमेटिक मैनर में अपन को पढ़ना है, जिससे कि इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगे। देखो अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए और बिल्कुल बेसिक के ऊपर अपन कॉन्सेप्ट लेके चले, एक भी कॉन्सेप्ट तुमको ऐसा नहीं लगा जो कि हार्ड हो, और पहले वही कॉन्सेप्ट तुमको दिक्कत करते थे, राइट। तो उसको पढ़ाने का एक तरीका है ना। तो हम वही चीज पढ़ेंगे जो भी आपको समझ में आया। जैसे आपको ये पीसीआर अभी समझ में नहीं आएगा तो बाद में पढ़ा देंगे उसको, है ना। अभी हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए क्या होता है ये अपन को अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो समझो इसको। एनपीए हमने कहा कि साहब जब बैंक ने पैसा दिया, राइट, किसको, विजय माल्या को, और बैंक वेट कर रहा है 90 डेज तक, बैंक वेट कर रहा है। बैंक को, डोंट यू थिंक कि बैंक को पहले एक्टिव हो जाना चाहिए? 90 दिन तक बैंक वेट करता रहेगा कि भाई हमारा पैसा देगा पैसा देगा, उसके बाद उसने उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाला। तो उन्होंने सोचा अब फिर इसके अंदर एक रिफॉर्म करा गया। इन्होंने कहा कि यार हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। और इस रिफॉर्म को बोला गया कि हमको एनपीए को जब तक 90 डेज होगा उसके बाद एनपीए बोलेंगे, बट इन 0 से 90 डेज के बीच में एक सब क्लासिफिकेशन हमको करना पड़ेगा, और दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। अब देखो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर एनपीए तो 90 डेज के बाद हुआ, राइट, 90 डेज हुए उसके बाद एनपीए होगा, तो 0 से 90 डेज को एनपीए का क्लासिफिकेशन क्यों कहना जा रहा है? बट जैसे कहा जा रहा है वैसे अपन को पढ़ना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए करा कि जो फुल एनपीए हम कहेंगे उसको तो 90 डेज का कहेंगे, बट उससे पहले कुछ और टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि 0 से अगर हम 1 ईयर के बीच में देखें, ठीक है, अगर है ना 0 से 90 डेज के बीच में देखें, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है कि 30 डेज के अंदर, ठीक है, फिर 60 डेज के अंदर, फिर 90 डेज के अंदर, राइट। ये कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बट अगेन दिस क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन होगा ये अपन बाद के अंदर पढ़ेंगे, राइट। अभी जो क्लासिफिकेशन है वो हम ये पढ़ रहे हैं कि जब 0 से 90 डेज हो जाता है, उस 90 डेज के पीरियड के बाद, है ना, ये सब रिफॉर्म्स के अंदर पढ़ा जाएगा, राइट। इस 90 डेज के पीरियड के बाद किस तरह का उसका क्लासिफिकेशन होता है एनपीए का, ठीक है। उसके 90 डेज हो गए, उसके बाद किस तरह का क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। तो एक सब क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए पढ़ रहे हैं, मतलब कि 90 डेज हो गए, अब विजय माल्या से किस तरह से बात की जा रही है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए कि 90 डेज हो गए, तो अब ऐसा नहीं कि बैंक ने उसको छोड़ दिया कि भाई अब तो पैसा नहीं आएगा, अब तो हमको कुछ हम नहीं कर सकते। उसके बाद भी बैंक इसके अंदर काफी आगे के भी क्लासिफिकेशन है एनपीए के। एक होता है अभी तक उसको मान रहा है कि पैसा आ जाएगा 90 डेज तक, ठीक है, बट अगर मान लो एक साल तक एनपीए रह गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट रह गया, तो अब उसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, राइट। तो अब उसको वो क्या कह रहा है, उसको बोल रहा है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट, एक बार क्लासिफिकेशन समझ लो फिर आगे अपन समझते हैं। तो सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब क्या होता है? वो एसेट जिसमें एनपीए को भी एक साल और हो गया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। जैसे एनपीए को एक साल तक हो गया, मतलब 0 एनपीए 90 डेज हो गया, 90 डेज से लेकर 1 ईयर तक का जो एसेट होगा उसका क्लासिफिकेशन जो होगा दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज सब स्टैंडर्ड एसेट। मान लो कि 1 जनवरी को एनपीए हो गया, मतलब 90 डेज हो गए कंप्लीट 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक के बीच में इसको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा होगा, अगर मान लो यहां तक उसने पैसा जमा नहीं कराया, मतलब 1 जनवरी 2025 को जो होता था बैंक का एसेट जो है, ठीक है, बैंक का एनपीए हुआ था, राइट। उसके बाद अगर 1 साल तक और रह गया तो उसको बोला जा रहा है, इस टाइम पीरियड में इस एसेट को बोला जा रहा है सब स्टैंडर्ड एसेट। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो सब स्टैंडर्ड एसेट की अगर हम डेफिनेशन इसके अंदर देखें, एसेट विच हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट रह रहा है फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 12 मंथ। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज नोन एज सब स्टैंडर्ड एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या हो गया कि एनपीए हो चुका है और एनपीए के बाद अगर मान लीजिए 1 साल या फिर 1 साल से कम के पीरियड को अपन क्या बोलेंगे, इस वाली पीरियड को हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट, है ना।
इस वाले पीरियड को हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एनपीए जब तक होता है बच्चों, राइट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनवरी है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, अक्टूबर के टाइम में पता चलने लग गया कि भाई पैसा जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है, नवंबर में भी नहीं आया और दिसंबर में भी नहीं आया, तो 3 महीने हो गए ना बच्चों। तो 3 महीने होते हैं, हम किस में डाल देंगे इसको, एनपीए में डाल देंगे। अब एनपीए हो गया 1 जनवरी को, एनपीए हो गया, मान लो 1 जनवरी 2025 को ये एनपीए हो गया, ये 2024 का टाइम था, राइट। अब 1 जनवरी 2026 तक इसको एनपीए को कौन सा वाला एनपीए कहा जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट वाला। तो कोई तुमसे बोले कि यार एनपीए हो गया है मेरा, तो तुम पूछोगे कौन सा वाला एनपीए हुआ, तो आप बोलोगे सब स्टैंडर्ड एसेट वाला, कि अभी तक 1 साल या 1 साल से कम उसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये जो पैसा था, ये वाला जो पैसा था, जब तक यहां पर एनपीए नहीं हुआ था, राइट, तब तक तो हम इसको स्टैंडर्ड एसेट बोल रहे थे। पर एनपीए होते ही उसके बाद का जो पीरियड है उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन ये आएगा कि स्टैंडर्ड एसेट के अंदर प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी आपको कि सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर? स्टैंडर्ड एसेट में करनी होगी प्रोविजनिंग कि सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर? ठीक है, अब ये समझ गए। तो इसमें प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब उसके लिए पहले आपको प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है। यूपीएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिसमें अगर मान लो प्रोविजनिंग का मतलब पता है तो तुम्हें सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब नहीं पता, सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब पता है तो प्रोविजनिंग का मतलब नहीं पता। तो दो कॉन्सेप्ट मिलाकर क्वेश्चन देने की आदत यूपीएससी की पुरानी है। और आप यूपीएससी का देखना, इस बार भी आपके एक कॉन्सेप्ट ऐसा कभी कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे तो अपन तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जिसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ भाई 2 कॉन्सेप्ट इसमें पूछे गए। और हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो दूसरा ना पता हो, ठीक है। वैसे कम होगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से, बट अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, तुम उसको उसके टर्म्स को समझने की कोशिश करना। यूपीएससी के अंदर छोड़ना कम है आपको, राइट। आपको अगर आपने 75 क्वेश्चन नहीं करे तो आप वैसे ही आउट ऑफ द गेम हो गए। यू हैव टू सॉल्व द 75 क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है? तो एक जिगरा लेकर जाना पड़ेगा तुमको, एक करेज लेकर जाना पड़ेगा वहां पर, राइट। तो देखो कैरीज हायर क्रेडिट रिस्क देन द स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट से ज्यादा इसके अंदर रिस्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका पीरियड हो गया और फिर 12 मंथ्स का पीरियड के बीच के अंदर कहीं 6 महीने 7 महीने एनपीए हुए 7 महीने 8 महीने हो गया, 1 महीना हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये सब स्टैंडर्ड एसेट का है। रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बोरोवर इज वीकन बट नॉट कंप्लीटली लॉस। अभी भी कुछ आस है हमें। बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेक हायर प्रोविजनिंग देन द स्टैंडर्ड एसेट। ऐसा अपन को समझ में आ रहा है। मतलब कि 1 जनवरी 2025 को हम कह रहे हैं कि साहब इसका एनपीए हुआ है, राइट, मतलब अक्टूबर के अंदर इसने देना बंद करा था और उसको 3 महीने हो गए, राइट। और 1 जनवरी 2026 तक हम इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, सब स्टैंडर्ड एसेट। 2026 तक इसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोल रहे हैं, राइट। अब क्या होगा, अब इसके बाद भी अगर मान लो उस भाई ने नहीं दिया पैसा, 1 जनवरी 2026 से नेक्स्ट 1 जनवरी 2027 आ गया बच्चों, तो इस टाइम पर इसको क्या बोला जाएगा, इसको डाउटफुल एसेट बोला जाएगा। दैट इज नोन एज डाउटफुल एसेट। तो यहां एनपीए हुआ था 1 जनवरी 2025 को, और 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक इसको सब स्टैंडर्ड अकाउंट बोला गया है, ठीक है। और 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2027 तक 1 साल और हो गया, तो उसको डाउटफुल एसेट अपन बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब क्या होगा 1 जनवरी 2027 से, राइट, अगर मान लो आगे का टाइम पीरियड होगा, अब 1 जनवरी 2027 भी हो गया, उसके आगे का टाइम पीरियड होगा, तो हम उसको लॉस एसेट बोलेंगे, लॉस्ट एसेट, कि भैया वो क्या हो गया, लॉस एसेट हो गया। और यहां पर 100% प्रोविजनिंग आपको उसकी करनी पड़ेगी, राइट। दिस इज मैंडेटरी कि आपको अब 100% प्रोविजनिंग यहां करनी पड़ेगी। इफ एसेट इज लॉस एसेट तो 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। मतलब वो 1 लाख रुपए अगर मान लो आपने दिए तो 1 लाख का 1 लाख प्लस उसका जो इंटरेस्ट बनता है उस सब का प्रोविजनिंग आप उसको उसके अंदर करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सब स्टैंडर्ड एसेट व्हिच हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन इक्वल टू 12 मंथ कैरीज हाई क्रेडिट रिस्क देन द स्टैंडर्ड एसेट। रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बोरोवर इज वीकेंड बट नॉट कंप्लीटली लॉस्ट। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक हायर प्रोविजनिंग देन दैट ऑफ द स्टैंडर्ड एसेट। डाउटफुल एसेट, एसेट व्हिच हैव रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, ठीक है। मतलब 90 डेज हो गए एनपीए को, फिर उसके बाद 1 साल हो गया, उसके बाद, राइट,
फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो उसको उस सब स्टैंडर्ड कैटेगरी को क्या बोला जाएगा? डाउटफुल एसेट बोला जाएगा। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा डाउटफुल एसेट में ज्यादा प्रोविजनिंग होगी कि सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर? तो कर दोगे आंसर? आंसर बताओ एक बार। डाउटफुल एसेट में सर ज्यादा होगी प्रोविजनिंग एज कंपेयर टू सब स्टैंडर्ड एसेट, राइट। अच्छा, फिर लॉस एसेट में तो आपको 100% प्रोविजनिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लॉस एसेट के अंदर तो आपको 100% प्रोविजनिंग जितना भी आपका बनता है उसका प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अब तो आपको सब कुछ आपके प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। इट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट्स कंटिन्यूएंस एज बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड ऑल्दो देयर मे बी सम सैल्वेज और रिकवरी वैल्यू, ठीक है। रिकवरी वैल्यू होती है, सैल्वेज होती है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपने कुछ एसेट उसके रख रखे थे पहले, जमीन जायदाद, ठीक है, कोलेटरल के फॉर्म में, तो उसको बेचकर आप उसको निकाल सकते हैं। पर होल दिस सिस्टम ना कि 90 डेज तक आपने वेट कर लिया इज नॉट गुड, और इसलिए एनपीए के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स करे गए, राइट। कुछ रिफॉर्म्स मैं अभी आपको बता सकता हूं, कुछ रिफॉर्म्स अभी आप जानने लायक नहीं है, मतलब अभी तक उस लेवल पर आप नहीं पहुंचे, ठीक है। तो अब इस लेवल पर ये क्या कहता है, अपने अकाउंट में से, ये जैसे उसका अकाउंट है, ठीक है, जो भी उसके अंदर, तो उसको रिटर्न ऑफ कर देता है। रिटर्न ऑफ करने का मतलब क्या है? उसके 100% प्रोविजनिंग इसकी कर दी, ठीक है। 100% प्रोविजनिंग मतलब उसको कुछ लॉस हो रहा था, अब लॉस हुआ, जो उसका एसेट हुआ और लाइबिलिटी हुई, राइट। ये चीज होती है, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है ना। बुक के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट और लाइबिलिटीज को उसको देखना होता है। अब एसेट और लाइबिलिटीज जो होती है, ठीक है, वो लास्ट के अंदर आपका जो भी बचता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज जो होती हैं, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। अब ये एसेट जो था वो तो क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया ना आपने, प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। अब जो एसेट बना था आपका, राइट, मान लो ये एसेट था आपका 1000 का और लॉस था, एसेट और लाइबिलिटी थी आपकी मान लो 200 रुपीज के ना, किसी को देना था आपको, बैंक को, राइट। तो इसका टोटल जो होगा दैट विल बी 800, ठीक है। अब कुछ एसेट परफॉर्म करना बंद कर दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज द 200 रुपीज परफॉर्म करना बंद कर दिया, तो प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया आपने, है ना। तो आपका प्रॉफिट कितना दिखा रहा हो? 600, और इसको बोलते हैं अपन कि रिटर्न ऑफ कर दिया आप उसके, क्योंकि 100% प्रोविजनिंग कर दी। 100% प्रोविजनिंग का मतलब रिटर्न ऑफ कर दिया कि आपने उसको प्रॉफिट के अंदर से निकाल दिया, ठीक है। देखो वापस ध्यान से इधर समझो, देखो एक होता है एसेट और एक होती है लाइबिलिटी, मैंने आपको बताया था। अब मान लो आपका एसेट है बच्चों, एसेट का मतलब समझो, एक एसेट होता है और एक लाइबिलिटी। एसेट का मतलब समझो, एसेट के अंदर मान लो आपने जो एसेट मतलब जो आपको कमा कर दे रहा है वो 1000 रुपए का, इसमें से एक 200 रुपए का वो भी है जो कि आपने विजय माल्या को दिया है ना, टोटल मिला के 1000 रुपए का। और जो आम जनता को दिया है वो 800 रुपए हमारे जैसे लोगों को। हम जैसे लोग तो बहुत डरते हैं ना, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि यार किसी का पैसा खा ले, है ना। कितना डर है हमारे दिमाग में। जो कानून को मानता है ना, जो नॉर्मल सिटीजन होता है, उसको बहुत डर लगता है, वो बहुत डरपोक होता है। और जो कानून को मानता ही नहीं है, विजय माल्या, उनको क्या का डर, उनको कोई डर ही नहीं। तो हम जैसे लोगों को इसने 800 रुपए दिए थे, वो उसके एसेट है, और 200 रुपीज विजय माल्या टाइप के लोगों को दे दी थी, है ना। और इसको भी कुछ है ना, कुछ बैंक को भी, किसी बैंक को कुछ पे करना था या फिर किसी और को करना था, पेनल्टी पे करनी थी, कुछ पे करना था, वो मान लो आप 300 रुपीज हुआ, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे बोलूं, ठीक है, अभी अपन को ये चीज नहीं देखनी है, अपन देखने है सिर्फ कि 1000 एसेट है और 300 लाइबिलिटी है। तो मैं अगर आप देखूं बच्चों, तो इसके अंदर अगर मान लो किसी भी चीज का एसेट जो है 1000 रुपीज है और 300 लाइबिलिटी है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, तुम्हारी कमाई जो हो रही है वो 1000 रुपए हो रही है और तुमको दूसरे को देना है वो 300 रुपए देना है, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली दैट विल बी 700, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको ये समझ में आ रहा है कि 700 अपना प्रॉफिट होगा, बैलेंस शीट में आपने ऐसा लिख रखा है, बट आपको पता है कि वो 700 में से वो 200 रुपए वापस कभी आने वाले नहीं है। तो प्रोविजनिंग करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? आफ्टर प्रोविजनिंग नेट प्रॉफिट कितना होगा बताओ? ये सबको समझ में आ रहा है? तो ये आपने रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब आपका जो एसेट था, है ना, वो कमा कर नहीं दे रहा था, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाता, राइट, बट आपने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। उसने आपका कहा प्रॉफिट में से हटा दो साहब, मेरे को इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ही मैं 500 मान रहा हूं। दिस एक्सरसाइज इज नोन एज रिटर्न ऑफ।
इसको हम रिटर्न ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो जब 100% प्रोविजनिंग होगी तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी रिटर्न ऑफ। तो हम कहते हैं कि आइदर रिटर्न ऑफ कर दो, रिटर्न ऑफ कर दो, 100% प्रोविजनिंग में कर दो। तो एक ही बात है इसके अंदर कि रिटर्न ऑफ और प्रोविजनिंग क्या होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि एक है सब स्टैंडर्ड एसेट, इसका बताओ सब स्टैंडर्ड एसेट एनपीए प्लस कितना होगा, जल्दी से बताओ। एनपीए प्लस 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, राइट। और फिर हम कहते हैं डाउटफुल एसेट, तो डाउटफुल एसेट के अंदर एसएसए हो गया, राइट, प्लस 1 ईयर। और फिर इसके बाद जो होगा दैट इज लॉस एसेट। और सबसे ज्यादा प्रोविजनिंग हमको किस में करनी पड़ती है, लॉस एसेट के अंदर। तो प्रोविजनिंग का अगर हम देखें तो एसएसए, फिर डाउटफुल एसेट और फिर लॉस एसेट, ये स्टैंडर्ड एसेट हो गया। प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड एसेट में भी करनी पड़ती है, बट बहुत कम करनी पड़ती है, राइट। ठीक है, तो यहां तक की क्लासिफिकेशन अपन को समझ में आ गया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, राइट। चलो इसको अपन समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा, तुम ए ऑप्शन लिख रहे हो, जबकि तुम्हारा ये एलिमिनेशन होना चाहिए था कि ये तो नहीं होगा। कि अगर कोई इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है ना, तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर एज एनपीए ना। उसको आपको मान लो आपने 4 साल का लोन लिया, 4 ईयर का आपने लोन लिया, राइट। फर्स्ट ईयर में ही आपने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, तो इंटरेस्ट ना देते 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 3 महीने हो गए, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एनपीए ना। इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, या तो इंटरेस्ट और बोथ थोड़ा ना, यहां पर और होना चाहिए था। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? किसी को डाउट है इसके अंदर? फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। यस, एंड की जगह और होना चाहिए था कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल कुछ भी होता है ना इसमें। यस, मनिंजा, अंजलि एंड वैशाली एंड मनोज एंड एवरीवन सर नारायण, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट होना चाहिए था, राइट। लास्ट देखिए, एन एनपीए नेसेसरली इंप्लाइज विलफुल डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। ऐसा भी तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी है। विलफुल डिफॉल्ट मतलब मर्जी से नहीं कर रहा। हर कोई विजय माल्या थोड़ी ना होता है ना। हर कोई विजय माल्या क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विजय माल्या के पास भाई इतना पैसा था कि वो रीपे कर सकता था, ठीक है, इतना पैसा था। तो वो विलफुल डिफॉल्टर मतलब ऐसा है कि जिसने अपनी मर्जी से डिफॉल्ट हो रहा है, उसके पास पैसा तो है पर न, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। हाँ ठीक है, आई होप वैशाली को समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। अब देखो सेकंड वाला, द कांसेप्ट ऑफ एनपीए इज लिंक टू द इकोनॉमिक इनकम रिकॉग्निशन रेदर देन एसेट रिकवरी। जरूर नहीं है कि एसेट की रिकवरी करो, इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर है कि, क्योंकि यहां पर देखो हमेशा ऐसा थोड़ा ना कि जब इंटरेस्ट है, राइट, उसके बेसिस पे व्हाई दिस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेकंड स्टेटमेंट।
तो हमेशा एसेट रिकवरी के ऊपर थोड़ा ना कि एसेट रिकवर हो जाएगा पूरा का पूरा 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाएगा तभी हम उसको एनपीए के अंदर डालेंगे, ऐसा तो नहीं है। इंटरेस्ट भी अगर हो गया तो इनकम बैंक की हो रही है कि नहीं हो रही, इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर जाता है कि अगर इंटरेस्ट भी किसके अंदर हो गया, वो भी 90 डेज हो गए तो भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एनपीए, नॉट ऑलवेज एसेट रिकवरी। एसेट रिकवरी तो होती रहेगी भाई, वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, अभी उसका 4 साल का लोन है, पहले साल ही उसने क्या करा, पहले साल ही थोड़ा ना एसेट रिकवरी कर लोगे, पहले साल के 3 महीने हो गए उसने इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो वहां से वो एनपीए होने लगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो होगा दैट विल बी 2 ओनली, ए विल बी करेक्ट आंसर। एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। सर इनकम रिकॉग्निशन का क्या मतलब हुआ? यही तो समझाया भी, इनकम रिकॉग्निशन बैंक है, बैंक की इनकम क्या है, आपको बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया है 4 साल के लिए, राइट, तो हर महीने आपको मान लो कुछ इंटरेस्ट पे करना है, ऐसा आपका इसके अंदर है, तो हर महीने मान लो आप इसको 2 रुपए दे रहे हैं बैंक को, तो ये बैंक की इनकम होगी ना, इंटरेस्ट, तुषार, ये सर इनकम हो है गई। ना। अब ये तुमने 2 रुपए देना बंद कर दिया, है ना, पहले साल तीसरे महीने में देना बंद कर दिया 2 रुपए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, है ना, 2 रुपए दिए नहीं, तो ये इनकम रिकॉग्निशन, इनकम आना बंद हो गया ना, तो इनकम रिकॉग्निशन, आप एसेट तो तुमको 4 साल बाद देना है, 100 रुपए तो तुमको 4 साल बाद देना है ना, अभी तो इंटरेस्ट ही देते रहोगे 4 साल तक, तुषार, ये सर तो एसेट रिकवरी तो 4 साल बाद होगी, वहां तक नहीं। अगर आपने इंटरेस्ट देना ही बंद कर दिया तो मतलब इनकम रिकॉग्निशन, इनकम होना बंद हो गया, तो एनपीए इज लिंक टू द कि इनकम, बैंक की जो इनकम हो रही थी वो 3 महीने तक अगर बंद हो गई इंटरेस्ट के थ्रू, या फिर हो सकता है उस अमाउंट, उस पीरियड के अंदर आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना हो, जैसे हो सकता है कि आपका ये जो हो बैंक, आपने पैसा देना जो बंद करा ना, वो 4 महीने से 3 महीने पहले से इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, तो अब उसका आपका इंटरेस्ट भी नहीं आया और प्रिंसिपल अमाउंट आना था वो भी नहीं आ रहा है, राइट, तो अब एसेट रिकवरी भी करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सर गॉट इट। तो ये इसके अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो 37th। इजी क्वेश्चन है तो, वेरी गुड, पूरा तो पढ़ लो वैशाली, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ोगे फिर कैसे आंसर करोगे। जल्दबाजी कहां की है भाई, 2 नंबर कट गए तुम्हारे यहां पे, नेगेटिव और हो गया। थोड़ा स्पीडली मत पढ़ा करो, कितनी बार तुमको समझाया, अब तो थोड़ा धीरे करो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी तुमको। ऑल एग्रीकल्चर नोन बिकम्स एनपीए आफ्टर नो, है ना, इसका तो अलग क्राइटेरिया होता है, 90 डेज का होता है। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स बिकम एनपीए आफ्टर 1 क्रॉप, नो आफ्टर 2 क्रॉप। लॉन्ग टर्म बिकम 2 क्रॉप, नो आफ्टर 1 क्रॉप। क्रॉपिंग सीजन और द कैलेंडर टाइम डिटरमाइन द एनपीए क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर आप देखोगे डी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, पर अगर हमको प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, डाउटफुल एसेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तो दैट बिकम टू टिपिकल फॉर अस। यार कैसा क्वेश्चन देता है यूपीएससी, पता नहीं कहां से देता है। अब आप देखते इसको कर देंगे, विद इन 30 सेकेंड्स आपने इसको सॉल्व कर दिया। यूपीएससी ये चाहता है कि भाई इस बच्चे को डाउटफुल एसेट, इस क्वेश्चन से यूपीएससी क्या जानना चाहता है कि इस बच्चे को डाउटफुल एसेट के बारे में पता है क्या और प्रोविजनिंग के बारे में पता है क्या, 2 चीजें जानना चाहता है आपसे। ठीक है, और इसमें देखो सब स्टैंडर्ड एसेट भी दे दिया, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर फॉर मोर देन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे हमको इसके अंदर देखना होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट रखो अपने पास, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये करो 39। ठीक है, समझ गए। प्रोग्रेसिव प्रोविजनिंग का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा प्रोविजनिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी।
और लॉस एसेट के अंदर तो आपको 100% प्रोविजनिंग कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, देखो ए विल बी आंसर, 39 का ये आंसर होगा, राइट। है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। और बच्चों सीसेट, जो भी बच्चे सीसेट कर चुके हैं, क्लासेस कर रहे हैं सारी सीसेट की, अब उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, राइट। और ऐसी बुक लाओ जिसमें क्वेश्चन भी दे रखा हो, सॉल्यूशन भी दे रखा हो, राइट। और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखा हो। तो आपने पार्टनरशिप कर लिया है तो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करना सॉल्व कर दो, राइट। रेशो का एक बेस बना है आपका, रेशो के अंदर बेस है, अगर रेशो नहीं आएगा तो पार्टनरशिप कैसे आएगी, समझ के देखो। अब उसी के ऊपर फिर हम कल या परसों आपकी एक बार सीसेट की क्लास ले लेंगे, बिकॉज सैटरडे को ही नहीं थी, राइट। तो कल और परसों आपकी एक क्लास हो जाएगी सीसेट को, कल या फिर परसों में, राइट। और फिर सैटरडे संडे को हो जाएगी। तो उसके अंदर अपन कुछ पढ़ेंगे, जैसे ये हो गया अपना पार्टनरशिप हो गया, तो टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे, उससे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टाइम एंड वर्क। फिर एक थोड़ा सा रीजनिंग का टॉपिक ले लेंगे, जिससे कि तुम्हारा थोड़ा चेंज हो जाए, राइट। मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स करते रहोगे तो एक टॉपिक को पढ़ते, फिर सैटरडे संडे को सिलोगिज्म कर देंगे, जैसे ये वाले जो ना, ऑल मैंस आर डॉग और ऑल डॉग्स आर मैंस, राइट। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो वाले कर लेंगे, राइट। चलो, बैड बैंक, बैड बैंक क्या होता है ये अपन अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो बैंक की है ना बहुत हालत कसता है। बैंक कैसे बोल रहे हैं कि साहब हमारा काम ये था कि हम बोरोवर से पैसा लें, ठीक है, और डिपोजिटर्स को पैसा दें, राइट। हमारा ये था, और डिपोजिटर्स से कुछ ज्यादा लोन मिले, 110 रुपए भाई से ले ले और 106 रुपए भाई को दे दे, और बीच में 4 रुपए हमारी इनकम हो जाए। हम तो ये सोचकर बैंक खोले थे साहब, बट यहां क्या हुआ, यहां ये डिपोजिटर दगा दे गया, बेवफा निकला ये डिपोजिटर, और इसने वापस से हमको 110, असले 10 रुपए तो छोड़ो, हमको 100 रुपए भी हमारे नहीं दिए और लेके भाग गया, एनपीए हो गया। तो अब हम क्या करें, अब हम इसके पीछे लगे रहे, कोर्ट कचहरी में जाए, साहब दे 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 दे, अपना ही पैसे के लिए मुंह लटकाए खड़े रहे, राइट। कोर्ट में जाए, कचहरी में, साहब हमको ये काम नहीं आता है, हम धंधे वाले आदमी हैं, हमें ये फालतू की लफड़ेबाजी में हमारा सारा टाइम निकल गया, और वी आर नॉट एक्सपर्टाइज इन दैट, कि रिकवरी करने का हमको कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। को हम तो बड़े परेशान हो गए साहब, हमने इधर से 100 रुपए लिए थे और इधर हम 100 रुपए डाले थे, 50 रुपए का हमको एनपीए हो गया साहब। अब हमें तो ऐसा लग रहा है, अब इसके चक्कर में ना और किसी से भी हम पैसे नहीं ले पा रहे, अब हम डरते डरते पैसे लेते हैं, और हमारी बैलेंस शीट की तो आप पूछो ही मत, हालत ही खस्ता हो रही है, लॉस ही लॉस दिखा रहा है उसके अंदर। क्या करें साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप ऐसे देखो कि अगर मान लो कोई इकोनॉमी ऐसी है जिसके मेजर बैंक्स एनपीए के अंदर फंस गए, राइट, तो उसकी बैंकिंग सिस्टम की क्या हालत होगी। और जिसकी भी बैंकिंग सिस्टम की खस्ता हालत है बच्चों, दैट मीन्स दैट उसका तो बड़ा खराब हालत है इकोनॉमी का। इकोनॉमी की क्या हालत होगी, राइट। और जिसकी इकोनॉमी की हालत, बैंक से ही पैसा आता था, अब बैंक को बोल रहा है पैसा मैं तो खुद ही, मेरे तो दिमाग ही नहीं सेट हो रहा है, ये डिप्रेशन में आ रखा है, तो इकोनॉमी भी आपकी डिप्रेशन में आ जाएगी। बैंक बेचारा सोच रहा है कि यार मेरा पहले ही 1 करोड़ रुपए एनपीए हो गया है, अगला पैसा जो दे रहा है ना, पहले वो खुले हाथ देता था, जब तक विश्वास था तब तक खुले हाथ देता, अब बैंक घबरा गया, बैंक घबरा गया, बैंक घबरा गया, राइट। तो इस घबराहट के अंदर, राइट, बैंक अपनी बिजनेस नहीं कर पाएगा साहब, बैंक बिजनेस नहीं कर पाएगा। कोई ऐसा है जो हमको एक तरह से क्या कर दे, हमको एक तरह से रिलीफ दे दे। वी वांट समवन, हे भगवान त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, और बैंक तपस्या करने बैठ गया कि साहब मेरे को कुछ करो भगवान। इतने भगवान ब्रह्मा जी आए पैदा हुए, बोले क्या क्या बेटा क्या दिक्कत है तेरे को, बोले कि साहब मेरा बहुत सारा एनपीए हो गया, एनपीए से छुटकारा हुआ। ये बोले तथास्तु और चले गए, राइट। बैंक को समझ में नहीं आया भाई क्या बोल कर गया। तो अब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो यहां पर फिर बैंक के पास अगले ही मिनट 1 घंटे आई, बैंक ने बोला हाँ भाई बोलो, कौन बोल रहा है, तो बोल रहा है कि आई एम ए बैड बैंक। बोले क्या मजाक चला रखा भाई, ये बैड बैंक गुड बैंक ये क्या है। बोले भाई मेरे को ब्रह्मा जी ने भेजा है। बोले अच्छा अच्छा भगवान ने भेजा, हाँ जी बताओ। बोले भाई साहब आपका एनपीए कितने का हो रखा है। साहब मेरा एनपीए हो रखा है 100 रुपए का। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना,
मैं कौन हूं? मेरे को ब्रह्मा जी ने भेजा। बोले अच्छा, आप मेरे को ये 100 रुपए वाला जो है ना एनपीए, ये तो आपका, आपको पता है ना ये नहीं आएगा। बोले नहीं, वो आदमी नहीं आएगा तो एनपीए तो छोड़ो, पैसा तो छोड़ो, आदमी नहीं आ रहा, पता है ना आपको नहीं आ रहा, तो ये मेरे को आप भेज दो, ठीक है, ये मेरे को भेज दो और मैं इसको खरीद लूंगा। कितने में भेज दो? कि साहब ठीक है यार, आप ब्रह्मा जी से डायरेक्ट बात हो गई आपकी, तो 90 रुपीज में मेरे को भेज दो। मतलब आई विल गिव यू 90 रुपीज एंड इन रिटर्न यू हैव टू गिव मी दिस एसेट। आपका जो परफॉर्म नहीं कर रहा नॉन परफॉर्मिंग एसेट मेरे को दे देना। आई विल टेक दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और आपको 90 रुपए भी मैं दे रहा हूं, आपका ये टेंशन खत्म। बैंक बोलेगा अरे वाह, अब आप भूल जाओ ये अब मेरा हो गया, ये एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आई नो दैट उससे कैसे रिकवरी करा दी। I hope this is clear to everyone. So bad bank, what bad bank has done? Bad bank is buying the NPA, right, from a bank at a discounted market price. वैसे तो ये NPA 100 का था, पर इसने 90 में खरीदा। अब इसने, इसको भी कोई टेंशन नहीं होगी, हाँ भाई यार कोई बात नहीं, 90 रुपए तो आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना कि आपका मान लो एक जमीन था, राइट, मेरे को याद आ रहा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, पापा ने कोई जमीन खरीदा था, और वो जमीन जो था वो जल महल योजना के अंदर चला गया। एक जल महल योजना निकली थी इधर, है ना, सरकार ने ले लिया, वो जेडीए रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो सोसाइटी के पट्टे और ऐसे होता है ना। तो हमें घूम रहे थे ऐसे कि भाई क्या करें अब इसका, तो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, और जमीन भी काफी थी, राइट। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा साहब देखो ये तो अब आती रहेगी जाती रहेगी, पता नहीं कि कौन सी सोसाइटी ने काटी थी, क्या काटी थी, आप तो मेरे को भेज दो साहब इसको। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की जमीन है, तो मैं आपको 50,000 रुपए में इसको खरीद लूंगा, और जिस दिन मिली वो जमीन फिर मेरी होगी, और नहीं मिली तो मेरा लॉस। आप तो 50,000 रुपए में बेच रहे हो क्या, राइट। ऐसा प्रॉपर्टी डीलर को, तो ऐसा ही ये बैंक को बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा एनपीए हुआ है भाई तू मेरे को भेज दे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, और मैं निकलवा लूंगा उससे। विजय माल्या कौन सा विजय माल्या, मैं निकलवा लूंगा, क्योंकि ही इज हैविंग द एक्सपर्टाइज ऑफ रिकवरी। बैड बैंक का काम ही है कि सबका एनपीए ले लेना और उस एनपीए की रिकवरी करवाना। He is having the expertise in that. Bad bank बोल रहा है I am having the expertise in that. तो bad bank is an entity that buys NPA or stressed asset from the bank and the financial institutions, mostly at the discounted market price. It then works to recover and turn around the asset through the professional management, sale और restructuring. वो उसका क्या करता है क्या नहीं करता, वो उसकी टेंशन, उसका अटैक। तो ये देखो विजय माल्या का एनपीए पूरा बैंक से ले लिया, बैंक का सारा कचरा बैड बैंक के अंदर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैड बैंक। और बैड बैंक को ये फायदा हो रहा है, उसने 90 रुपए में खरीदा, अब आराम से उस एसेट का 100 रुपए कमाएगा क्योंकि ही नोज हाउ द रिकवरी कैन बी डन। तो बैंक के लिए तो एक तरह से बैड बैंक भगवान है, पर ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में पहले नहीं था, राइट। तो इसका ऐसा कहा गया कि अब बैंक की हालत बहुत खस्ता हो रही है साहब, हर कोई विजय माल्या बनता घूम रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्या करा जाए। जब विजय माल्या नीरव मोदी इनका केस हुआ, तो इकोनॉमिक सर्वे 2017 ने एक बोला गया कि बैड बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए, जैसे और इकोनॉमी के अंदर होता है बैड बैंक वैसे हमारी इकोनॉमी। और उसको उसने बोला PARA, पब्लिक एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, ऐसे कुछ इसने बोला, अभी अपन देख लेंगे, है ना। पारा इसने बोला, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था पारा कॉन्सेप्ट आगे जाकर है ना, एक हमारे जो ये था 22 का बजट जो था उसके अंदर एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये कराया गया, राइट। और ये आज हमारे सरकारी बैड बैंक है बट ये कैसे वर्क कर सकता है, कैसे वर्क करता है, अभी आपको इसको नहीं समझा सकते बिकॉज इसके अंदर सिक्योरिटी रिसीट्स और ये वाली सब चीजें आएंगी इसके अंदर। जो बस आप एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो, आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों बाद हम आपको बताएंगे कि NARCL क्या है, उसके अंदर क्या किस तरह से क्वेश्चन आता है अभी बता रहे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर ये देखो पारा इन द इकोनॉमिक सर्वे 2017 चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी व्हिच विल वर्क एज ए बैड बैंक टू एब्जॉर्ब द लॉसेस फ्रॉम द PSPs, राइट। दो चीज ये कर देगा। अच्छा, अब विजय माल्या जो था ना, बैंक को ये भी दिक्कत थी, बैंक जब बैड बैंक वाला कॉन्सेप्ट नहीं था उससे पहले विजय माल्या जो है उसने एक बैंक से पैसा नहीं लिया, उसने 11 बैंकों से पैसे लिए, ठीक है, और 11 बैंकों से पैसे लेकर उड़ गया, राइट।
तो अब ये वाला बैंक जो है बैंक वन, मान लो बैंक वन इसको विजय माल्या के लिए कुछ रिकवरी के लिए कुछ कर रहा है, बैंक टू कुछ कर रहा है, बैंक थ्री कुछ कर रहा है, बैंक फोर कुछ कर रहा है, बैंक फाइव कुछ कर रहा है, तो इनका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट लगे जा रहा है, राइट। एक नहीं 2 बार केस कर दिया, ऐसा कर दिया, और कहीं एक सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अब जब बैड बैंक विजय माल्या के सारे एसेट ले रहा है, तो इस अब एक सिंगल एजेंसी हो जाएगी जो कि देखेगी चीजों। अब पहले ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है भाई, अपना ये वाला बैंक अलग में आ रहा है, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये एक तो सिंगल जो होगा, अब ये क्या हो गया, सिंगल लेंडर बन गया बैड बैंक कि मैंने दिया है विजय माल्या को सारा पैसा, क्योंकि सारा इसने विजय माल्या का एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग था ये सब खरीद लिया। अब ये आराम से सिंगल डायमेंशन के अंदर एक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स के अंदर नहीं होगा, राइट। तो पारा कैन सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स। वन, इट कैन इफेक्ट स्पीडियर settlement with the borrowers by cutting out the individual banks, and 2, single large lender, it can drive a better bargain with the borrowers and take more stringent enforcement action against them। ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया, तो वही आरबीआई के गवर्नर जो रघुराम राजन है, उन्होंने कहा कि यार भाई ऐसा कर मत देना तुम लोग। बोले क्यों? बोले सोच कर देखो, अगर बैंक को ये पता हो कि साहब मैं लोन दे रहा हूं किसी को, इन केस अगर वो नॉन परफॉर्मिंग होता है तो एक बंदा है उसको मैं भेज दूंगा उसको बैड बैंक को, और फिर ये एक तरह से क्या करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को लोन देने लग जाएगा। विजय माल्या की पिताजी को लेकर आएगा, उनकी आत्मा को लोन दे देगा वो। बोले बेटे ने तो कम, आप रिस्क ज्यादा हो जाएगा बैंक, क्योंकि इसके पास क्या, इसके पास ये पता है कि भैया अब मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरा एनपीए होते मैं इसको दे दूंगा, भेज दूंगा, पर अभी रिस्क में खेलता हूं। तो उन जगह भी ये पैसा लगाने लग जाएगा जहां पे रिस्क ज्यादा है। तो जैसे ये बात हुई थी, तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन वाज अगेंस्ट द बैड बैंक कॉन्सेप्ट, सेइंग दैट इट कैन क्रिएट अ मोरल हजार्ड इनेबलिंग बैंक टू कंटिन्यू देयर रेकलेस लेंडिंग प्रैक्टिसेस। आई होप दिस इज क्लियर। खैर, कैबिनेट अप्रूव सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी टू बैक सिक्योरिटी रिसीव्ड इशूड बाय द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये बनाया गया एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, NARCL। ये बैड बैंक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैड बैंक है। इसमें सिक्योरिटी रिसीट्स की बात हो रही है। अभी ये चीज आपको पता नहीं है, तो मैं आपको उसकी फंक्शनिंग बाद में समझा पाऊंगा। प्रपोज टू एक्वायर एसेट, देखो एसेट ऑफ अबाउट 2 लाख करोड़ रुपीज इन द फेस विद इन एग्जैक्ट रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आरबीआई मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर ही बैंक है, और NARCL भी आरबीआई के अंडर ही है, और उसके बेसिस पे वो देख रहा है कि किस तरह से हमको ज्यादा से ज्यादा एसेट लेना है, ऐसा जो एनपीए है, राइट। अब ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, राइट, ये सब चीजें जो होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ऊपर यहाँ पर आप ये समझ सकते हो, NARDCL और एक IDMCL, ये 2 चीजें इसके अंदर बनी है, राइट। स्ट्रक्चर विल असिस्ट इन कंसोलिडेशन ऑफ डेब्ट, समझ रहे हो, तो सारा जो डेट था उसको करेंटली फ्रेगमेंटेड अक्रॉस वेरियस लैंडर, समझ रहे कि विजय माल्या ने बहुत सारे बैंकों से लिया था, वो अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। इस लाइन का दस लीडिंग टू फास्टर सिंगल पॉइंट डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग थ्रू आईबीसी। अब आईबीसी क्या होता है ये भी नहीं पता आपको, है ना, जो होता है, राइट, आईबीसी कोड क्या होता है, राइट, ये भी नहीं पता आपको। तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इसकी फंक्शनिंग के बारे में मैं बता दूंगा आपको, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अब दूसरा एक और चीज की एनपीए ना हो, है ना। अब एनपीए से रिलेटेड है ना बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, बहुत सारी चीजें, पर सारी चीजें आप अभी नहीं समझ पाओगे, राइट। ठीक है, पूरा फंक्शनिंग बताएंगे इसका कैसे होता है, राइट, डोंट वरी। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन आपका एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम सबको पता है, पर काम क्या है ये नहीं पता, और कैसे वर्क करता है ये नहीं पता। दैट इज नोन एज सिबिल। सिबिल स्कोर के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। अब सिबिल के बारे में समझते हैं, सिबिल क्या है। सिबिल की फुल फॉर्म पहले समझो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। मतलब इसके पास कोई ऐसी चीज है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन, किसी की इंफॉर्मेशन इसके पास है भाई के पास, ठीक है। तो सिबिल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, ऑफ इंडिया, राइट, ऑफ इंडिया। और एक कंपनी है, एक कंपनी की तरह, दैट इज नोन एज लिमिटेड कंपनी है, दैट इज नोन एज सिबिल। तो सी फॉर क्रेडिट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, बी फॉर ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है, दैट इज नोन एज सिबिल। अब आपने सुना होगा साहब मेरा सिबिल स्कोर ये है, और अपन ज्ञान भी बांटते हैं कि भाई देखो सिबिल स्कोर ज्यादा होना चाहिए, कम होना, तेरा सिबिल कम हो। पर हमको ये तो पता है कि अगर सिबिल स्कोर गड़बड़ है, राइट, अगर कम है, तो हमको बैंक लोन नहीं देता है।
ठीक है। तो आप जैसे होता है, आपने मान लो कोई क्रेडिट कार्ड खरीदा, राइट, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड खरीद लिया, तीसरा क्रेडिट कार्ड खरीद लिया, तो इससे भी आपका सिबिल कम होता है, राइट। आपको पता नहीं चलता यार मैंने तो कुछ ऐसा करा नहीं, बैंक का कोई पैसा लेकर भागा नहीं, पर मेरा तो सिबिल स्कोर होना चाहिए था 900, मेरा तो 700 की समथिंग आ रहा है। अब सिबिल होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये अपन समझ लेते हैं। चलो भाई, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये समझो, एक बैंक वन था, उसने एक शाणे आदमी को लोन दिया, ये शाणा है, ठीक है, कितने का, 10 करोड़ का लोन लिया, राइट। अब जब इसको लौटाना था तो इसके पास 6 करोड़ ही रुपए थे, इस भाई के पास 6 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इसने क्या करा, अब इसको लौटाना है, इसने सोचा यार एनपीओ होगा, ये मेरे ऊपर केस करेगा बैंक, शाणा है पर ईमानदार है, ठीक, शाणा है पर कानून के हिसाब से काम करता है। तो इसने क्या करा, इसने 6 करोड़ रुपए इसको दिए, फिर ये बैंक टू के पास गया, बैंक टू से 4 करोड़ रुपए लिए, और 4 + 6 10 करोड़ रुपए इसने इसको वापस लौटा दिया, ठीक है। और जब उसको बैंक टू को 4 करोड़ रुपए देना है, तो इसने क्या करा, बैंक 3 के पास गया, बैंक 3 से इसने 4 करोड़ रुपए ले लिया और बैंक 2 को लौटा दिया। सही है सर। अब बैंक 4 से इसने पैसे लिए, इसको लौटा दिए, इसने इससे पैसे, ये इसके पास कभी पैसे आए नहीं, पर ये खेलता रहा ऐसे, और खेल में जब इसका खेल पकड़ा जाएगा तो ये बोल देगा साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, और फिर ये लंदन कहीं इस तरह से भाग जाएगा। सेम एज द केस ऑफ विजय माल्या। विजय माल्या ने एक बैंक से क्यों नहीं लोन लिया, सारा एक से लेता था, दूसरे से लेकर दूसरे को देता था। जब इसको उनका ये पता चला कि अरे भाई इतना बड़ा सिस्टम फेलियर हो गया, अब जब सारे बैंक, अब ये घुमाना पैसा कब तक चलता रहेगा, सारे बैंक एक साथ पैसा न मांगे। मतलब मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने मान लो तुषार से पैसा लिया कि तुषार मेरे को यार 100 रुपए देते, राइट, तुषार ने 100 रुपए दे दिया, राइट। अब तुषार को जब लौटाना था ना, तो मैंने अंजलि से पैसा ले लिया, अंजलि ने मेरे को पैसा दे दिया, अंजलि तुम 100 रुपए दो मेरे को, है ना, मैं तुमको लौटाता हूँ, है ना, ये वादे से, राइट, फीस के पैसे नहीं ले रहा, लौटाना है मेरे को वापस, लायबिलिटी। फिर जैसे अंजलि को देने थे तो केतन को देने थे, मनिंजा को देने थे, मनोज को दे दिया, फिर वैशाली को दे दिया, ठीक है, वैशाली से ले लिया, ऐसे कर करके मैं घुमाता रहा। अब तुम सबका व्हाट्सएप ग्रुप है, तुम सबने कहा क्या पता है, सर ने मेरे से 100 रुपए लिए, दूसरा बोले सब मेरे से भी लिए, बोले किस टाइम पीरियड में लेते, उस टाइम पीरियड में लिए थे जब तुमको देने थे। अरे भाई सर तो बहुत बड़ा गेम खेल रहे। तो ऐसे ही तो बंदे आगे चलकर एनपीए करेंगे। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक बैंक 1 को नहीं पता, ये बैंक 2 को नहीं पता कि इसने बैंक 1 से कितने 10 करोड़ का लोन ले रखा है, और उसका 6 करोड़ रुपए वो लौटा चुका है, और 4 करोड़ का एनपीए चल रहा है, ये 4 करोड़ का उसको अभी लौटाना नहीं है। जब तक इस बैंक को इसकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं पता होगी ना, ये क्या करके आया भाई बंदा, तब तक व्हाट विल हैपन, तब तक हमको नहीं पता होगा कि भाई इसको पैसा देना सेफ है कि नहीं। अब बैंक 2 की भी कोई गलती नहीं, बैंक 2 ने कहा साहब मैंने दे दी, उसने मांगे, मुझे क्या पता, मैं को शक्ल से थोड़ना, मैं कोई माइंड रीडर थोड़ना, किसी दिमाग में क्या चल रहा है। तो बैंक 2 को पहले से पता होना चाहिए ना कि भाई ये ऐसा बंदा है जो ऐसे करके आ रहा है, 6 करोड़ तो उसको दे रहा है, फिर उसका जो हो रहा है, जब पैसा उसका एनपीए की तरफ जा रहा है, या फिर बैंक उसके ऊपर फोर्स कर रहा है, तो ये फिर 4 करोड़ मेरे से लेकर दे रहा है, तब मैं फोर्स कर रहा हूं तो मेरे से बैंक 3 से लेकर, ऐसे इसका काम चल रहा है। तो अगर ये बैंक 2 को कोई बता दे कि भाई उसको पैसा मत देना, बंदा लफड़े वाला है, पता क्या करता है, एक की टोपी दूसरे को पटाता है। तो बैंक को ये बात बताए कौन, और इसके लिए बोला कि साहब एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको इसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता हो सब। और वो बंदा कौन है, वो बंदा है सिबिल, राइट। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन सिबिल बोलेंगे, राइट। ये देखिए सिबिल एक ऐसी कंपनी है, राइट, जो कि क्या है, जिसके अंदर, जिसके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन है किसकी, कि ये बंदा क्या कर रहा है, इस बंदे की क्रेडिट की सारी हिस्ट्रीज इसको पता है। और अगर इसको पता चलेगा कि बंदा तो बड़ा डाउटफुल है, एक की टोपी दूसरे को पहना रहा है, तो एक स्कोर निकालता है हर एक बंदे का, आपका मेरा सबका क्रेडिट हिस्ट्री देखकर स्कोर निकालता है। और अगर वो स्कोर वीक है, ये तुमको बैंक 2 को ये नहीं बताएगा इसने ऐसा करा, बैंक 2 को ये बताएगा भाई इसका सिबिल स्कोर जो है ना वो है 350। बैंक इसके आगे लंबे लंबे हाथ जोड़ देगा, भाई मैं नहीं ले रहा तेरे से, मैं नहीं दे रहा तेरे को पैसा, ठीक है। तो बैंक 2 बिफोर, तो बैंक 2 आपसे बोलेगा कि अच्छा आपको 4 करोड़ रुपए चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल गिव यू द 4 करोड़ रुपीज, डोंट वरी अबाउट दैट, पर इन रिटर्न व्हाट आई वांट,
योर सिबिल स्कोर। साहब मेरे सिबिल स्कोर 3.5 से, बोले भैया माफ कर दो हमको, किसी और से ले लो। ठीक है, तो सिबिल का मतलब समझे आप, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। ये चीज अपन को देखना है। तो सिबिल पूरा का पूरा आपका कैलकुलेट करेगा। तो सिबिल क्या होता है सिबिल स्कोर क्या होता है? इट इज ए 3 डिजिट न्यूमेरिकल समरी ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री। 3 डिजिट की न्यूमेरिक समरी है जिसके अंदर आपका स्कोर बनेगा। सिबिल और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड मेंटेन्स टू कैलकुलेट योर क्रेडिट स्कोर। द वैल्यू ऑफ क्रेडिट स्कोर में रेंज 300 से 900। Lenders can check the CIBIL report and CIBIL score, CIBIL rank to evaluate the risk of the pending of lending of applicants and accordingly approve or reject new loan credit cards applications. ठीक है। The closer a CIBIL score is 900, the higher are the chance of कंज्यूमर का जो होगा कार्ड और लोन एप्लीकेशन उसका अप्रूव होने का ज्यादा चांसेस है, राइट राइट। तो 900 के क्लोजर जो होगा, अब आपका सिबिल चल रहा है 350, मतलब तुम कुछ गड़बड़बाजी करके आए हो और तुम्हें लग रहा है कोई देख नहीं रहा, तो सिबिल इज जस्ट लाइक कैमरा, भाई सब कुछ मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो जितना सिबिल आपका कम होगा सिबिल स्कोर, उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा ना। जस्ट गिव मी मिनट, 1 मिनट दीजिएगा, आई विल बी बैक।
आई एम ऑडिबल, मतलब इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है सबको? सिबिल, ठीक है। तो सिबिल का इस तरह से अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड करा कि व्हाट इज सिबिल स्कोर, क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, राइट। ठीक, एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। अब देखो सिबिल जो है ना क्या है, ये अपन इसके अंदर समझ गए। तो सिबिल सिबिल है ना एक तरह से क्रेडिट ब्यूरो है। क्रेडिट ब्यूरो जो हमको क्या कर रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसके पास इन सब की इन्फॉर्मेशन है, राइट। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से क्या कर रखा है कि एक्ट के अंदर ये आ रहा है, राइट। बट ये जो सिबिल जो कंपनी है ना, इसका ये एक तरह से यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसका नाम अगर आप देखोगे ट्रांस यूनियन सिबिल, और ये जो है ना ये कंपनी कहती है कि मैं हर देश को, यूएस बेस्ड कंपनी है, बोलती है कि हर देश को मैं क्या कर रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे पास सारे क्रेडिट के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होंगे, राइट। हर देश को मैं प्रोवाइड करूँ। तो ये जो चीज है ये कोई मतलब एक कंपनी है। सिबिल जो है सिबिल स्कोर देती है, वो एक कंपनी है ट्रांस यूनियन सिबिल। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा पर फिर भी सुन लो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, उसके अंडर में ही आ रही है, ठीक है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक्ट जो होता है उसके अंदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आती है, राइट। तो ये रेगुलेट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ही रेगुलेशन इसके अंदर हो रहा है, जो 2005 का एक्ट है, राइट। ये सब चीजें याद नहीं करनी है आपको, राइट। तो सिबिल एक तरह से अपन को ये समझ में आना है। किसी पूछना भाई सिबिल स्कोर करते हैं, सिबिल है क्या? एक लिमिटेड कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज नोन एज सिबिल। कंपनी का नाम है ट्रांस यूनियन। ये हर देश के अंदर इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। और इट इज अंडर व्हाट, इट इज अंडर द, हर देश का कोई एक्ट होता होगा, उसके एक्ट के अंदर ये आता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ट्रांस यूनियन सिबिल इस तरह से इसका पूरा का पूरा नाम है, राइट। और ये एक तरह से एक्ट के अंदर आती है, यूएस बेस्ड कंपनी है ये चीज, और इसके अंदर आप एड ऑन कर लेना, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको सिबिल स्कोर के बारे में होना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक मान लो एक पर्सन है रामलाल अगेन, राइट। रामलाल इज ए स्टूडेंट हियर, और रामलाल सोच रहा है कि साहब मैं स्टूडेंट आदमी हूँ। अब स्टूडेंट आदमी का तो देखो ऐसा होता है कि पैसों की बहुत कमी होती है, ठीक है। पापा मम्मी के पास पैसे होंगे, पर एज ए स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि साहब पैसे की बहुत कमी है। तो आपने कभी बैंक से लोन लिया होगा और बैंक को चुका नहीं पाया, आपका सिबिल बिगड़ गया। अब क्या करें, अब आपको एजुकेशन का लोन चाहिए, यू नीड एजुकेशन लोन, बट यू कैन नॉट टेक द लोन बिकॉज यू आर हैविंग ए लेस स्कोर इन द सिबिल। तो अब इससे तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी ना, है ना, क्योंकि तुम्हारा सिबिल का स्कोर कम है, तो एजुकेशन लोन नहीं है। और एजुकेशन लोन इज ए सोशल इशू, राइट। ये एक तरह से सोशल इशू है, नहीं तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ेगा नहीं भारत, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा भारत, राइट। तो इसलिए करना, एक हाई कोर्ट है, शायद दिल्ली हाई कोर्ट है, कौन सा है देखते हैं। यस, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन लोन कैन नॉट बी रिजेक्टेड फॉर द लो सिबिल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट का अगर लो सिबिल स्कोर है तो ऐसा नहीं है कि उसका एक तरह से क्या होगा, एजुकेशन लोन जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा इसके अंदर बोला गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सब चीजें अपन ने सिबिल के बारे में आपको बता दी, राइट। अब एक और इशू अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज नोन एज कि भाई देखो बैंक वाला जो इशू है, बैंक वाला जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसा वर्क करता है कि डिपॉजिटर का पैसा यहां पर लिया जाता है और बोरोवर को दिया जाता है। बैंक का खुद का पैसा नहीं है ये सब। तो किसी दिन बोरोवर ने हाथ खड़े कर दिए, राइट, तो डिपॉजिटर का सारा पैसा बैंक हाथ खड़े कर देगा, और बैंक हाथ कर देगा तो डिपॉजिटर का सारा पैसा एक तरह से क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका, अगर मान लो आपने बैंक के अंदर 10 लाख रुपए जमा करा रखे साहब, कल को बैंक बोल दे साहब मैं तो डिफॉल्टर हो गया, डिफॉल्टर मैं नहीं दे पाऊंगा, केस करना कर दो भाई, मार दो, और क्या पैसा ही नहीं है। तो आपका पैसा तो 10 लाख रुपए जो आपने गाड़ी मेहनत की कमाई आपने करी थी, कल को आपने कोई भी बैंक, कल आपने कोई भी बैंक के अंदर आपके खाता होगा, वो बोल देगा साहब मैं तो नहीं दे पा रहा पैसा, मेरे को, मैं डिफॉल्टर हो गया, मेरे को आगे किसको दिया था मैंने वही नहीं देना, मैं क्या करूं, डिफॉल्टर हो गया, केस कर दिया आपने, पर आपका 10 लाख रुपए तो चला गया ना। समझ आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक दिक्कत आ जाती है सिस्टम के अंदर कि साहब क्या मेरा पैसा कुछ मेरे को मिलेगा। अगर आपने 10 लाख रुपए दे दिया है बैंक को और बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, तो क्या मेरा कुछ पैसा मेरे को मिलेगा या सारा पैसा ही डूब गया। ऐसे तो कोई फिर बैंक में पैसा ही जमा नहीं कराएगा,
तो मेरे पैसे का कोई इंश्योरेंस होना चाहिए। एक पॉइंट तो आप ये समझो, एक पॉइंट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये डिपॉजिटर की साइड से मैंने प्रॉब्लम आपको बताई, डिपॉजिटर की साइड से प्रॉब्लम बताई कि डिपॉजिटर सेइंग कि दैट साहब मेरे पैसे का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से बोला साहब मैंने 10 लाख रुपए जमा कराए थे, बैंक ने हाथ खड़े कर दिया, मैं क्या करूं? तो आरबीआई कहो बात तो सही है यार, और बैंक कह रहा है मेरे ऊपर केस कर दो, कुछ भी कर दो, पैसा ही नहीं है मेरे पास। मेरा तो 10 लाख गया ना सर, रोने लग गया, स्टार्ट कराएंगे, आरबीआई के पास चला गया, वही कहानी। इतने में आरबीआई सोच ही रहा था, इतने में एक बोरोवर, एक और बंदा आया, मोहनलाल आया, साहब क्या चला रहा है? आरबीआई से बोला, बोले क्या हो गया भाई, ऐसे क्या भटक रहा है? बोले साहब आपके बैंक से पैसा हम लेने जाए तो बैंक हमको ऐसा बोलता है यार तुम्हारी खस्ता हालत दिख रही है, हम तुमको लोन नहीं दे रहे साहब, हमको लगता है कि तुम डिफॉल्ट कर जाओगे। तो साहब आपका बैंक अगर ऐसे करने लग जाएगा तो फिर हमारे पास पैसा कैसे आएगा, हम कैसे बिजनेस करेंगे? तो बोले कुछ होगा तुम्हारा सिबिल स्कोर? बोले सब सही है, बताओ आपको सब सही है, बैंक जबरदस्ती का दिक्कत कर रहा है। तो ये बैंक से पूछेगा साहब बैंक क्यों ऐसे? अब बोलेंगे साहब आपको सीआरआर दे रहे हैं, एसएलआर दे रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं। अब ये तो मत बोलो कि उसमें से पीएसएल भी दे दिया हमने, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सब कुछ कर दिया आपका, मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा। अब मेरा जो पैसा बचा है भाई 30-40 रुपए सारा बचा है, उसको तो मेरे को अपने हिसाब से दे लें दो। मेरे को लग रहा है ये बंदा नहीं, कल को एनपीए होगा तो तुम ही करोगे। तो फिर आरबीआई बोलेगा साहब ऐसा काम सही चलेगा नहीं, देख तो उसको दे दे पैसे। बोले सब फिर वही बात, पैसे दे दे उसको, मोहनलाल को पैसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा तो मैं देखूंगा उसको। मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में। एक मेरे पास रामलाल भी आया था अभी रोता हुआ, रामलाल कह रहा था कि साहब मेरा पैसा अटक गया बैंक में, और ये भी आया है। तो इन दोनों के बारे में मेरे को कुछ सोचना होगा, कि इस डिपॉजिटर के बारे में भी, कि डिपॉजिटर चाहता है कि मेरे पैसे का इंश्योरेंस हो साहब, 10 लाख का नहीं हो तो कुछ लाख का तो हो इंश्योरेंस। और ये जो मोहनलाल टाइप के आदमी है बोल रहे हैं साहब हमको ये पैसा नहीं देता है, तो आप कुछ ऐसा सिस्टम करो कि हमको पैसा दे दे, या तो आप गारंटी ले लो उसकी, कि मैं गारंटी लेता हूं कि भाई तू मोहनलाल को पैसा दे दे, मोहनलाल लौटा देगा, डोंट वरी। तो बैंक कहेगा फिर हमको कोई दिक्कत नहीं। बैंक ने इसको यही बोला आरबीआई को, साहब आप गारंटी दे दो, मैं अभी दे देता हूं उसको, कितना चाहिए मोहनलाल। तो या तो मेरे को यहां से गारंटी मिल जाए, आपकी तरफ से गारंटी मिल जाए तो ठीक है। ये तो कह रहा है, यहां पर बैंक कह रहा है कि साहब गारंटी दो, और यहां क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि साहब इंश्योरेंस को। तो बैंक, तो आरबीआई सोचेगा भाई जेन्युइन प्रॉब्लम, और जेन्युइन प्रॉब्लम जब भी होती है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या कहता है कि आरबीआई कहता है दोनों का काम एक ही में कर दूंगा मैं। कैसे? मैं क्या करूंगा, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्लस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी खोलूंगा, मैं खोलूंगा, मैं कौन? आरबीआई। मैं अपनी एक सब्सिडरी बनाऊंगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इज दिस क्लियर? दैट विल बी होनली ओन्ड बाय मी। बहुत खतरनाक सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं भी, बहुत आसान भाषा के अंदर। हम व्हाट आई वांट टू से इज दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी का मतलब क्या है और ये क्यों है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मतलब ऐसा कोई कंपनी खोलेगा। अब इसने बोला, इसने सारे बैंकों को बुलाया, बैंकों को बोला भाई देखो, और डिपॉजिटर को भी बुलाया इस बार चाय पे, है ना, डिपॉजिटर्स को बुलाया और कहा कि ठीक है चाय के थोड़े पैसे ज्यादा लग जाएंगे, बोरोवर को भी बुला लो भाई, सबको खुश करके भेजेंगे हम, ठीक है। तो डिपॉजिटर से बात करी पहले, भाई रामलाल तेरी बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। पहले तो रामलाल ये बता चाय कैसी लगी देखो। सर बोला कि अरे सर हमने तो पहली बार आरबीआई की चाय पी है। बोले पहली बार ही बुलाया तुम्हें, ठीक है। फिर मोहनलाल बोलेगा साहब हमको भी पहली बार बुलाया। बोले हाँ अभी तक बैंक से काम चल रहा है, तुम लोगों का भी इशू आ गया। तो ये बोल रहे हैं कि आराम से आप पैसा जमा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है रामलाल, तुम्हारे 5 लाख के पैसे की गारंटी हम लेते हैं, वापस लौट कराएगा। अगर तुमने 10 लाख रुपए जमा कराया तो भाई 10 के 10 तो नहीं दे पाएंगे हम, 5 लाख तक का इंश्योरेंस वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, डोंट वरी। ही विल बिकम वेरी हैप्पी रामलाल। वाह सर, थैंक यू सो मच सर, कि मैं 5 लाख से ज्यादा ही नहीं करूंगा मैं जमा, डोंट वरी सर, इतना ही बेसिक आम आदमी हूं साहब, 5 लाख से तो ज्यादा मेरे अकाउंट में वैसे नहीं रहता। फिर बोलेंगे मोहनलाल डोंट वरी, द बैंक विल गिव यू द लोन, डोंट वरी मोहनलाल, वी आर विद यू।
तो बैंक बोलेगा सर, बोले रुको भाई, बैंक तुमसे भी बात करेंगे, अभी मोहनलाल से मोहनलाल विल बिकम वेरी हैप्पी सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब आरबीआई हो तो फिर हमको बड़ा ही सही रहता है सर हमारा, है ना। आप हमारे बारे में सोचते हो, हमको आज ही पता चला। अब बैंक का मुंह उदास था, बैंक से बोलेंगे भाई तू टेंशन ना ले, राइट। अगर ये पैसा नहीं देगा ना मोहनलाल, आई विल गिव इट टू यू, आई विल गिव इट टू यू, राइट। तो बैंक भी खुश। तो यहां पे इंश्योरेंस भी हो रही है और बच्चों क्रेडिट गारंटी भी हो रही है। डिपॉजिट का इंश्योरेंस हो रहा है, क्रेडिट गारंटी, इसको क्रेडिट गारंटी, इसकी पैसा की पैसा वापस लौटाएगा, इसकी क्रेडिट गारंटी भी दे रहे हैं। और एक कंपनी ऐसी खोल दी आरबीआई ने जिसका नाम है DICGC, राइट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, या डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एजेंसी। इंश्योरेंस भी हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है सर, इंश्योरेंस भी हो रहा है। अब ये बैंक से बोलेंगे, बैंक बस एक छोटी सी बात है, ये जो इंश्योरेंस होगा ना 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो तेरे को करा रहे हैं, इसका प्रीमियम तेरे को पे करना पड़ेगा। सॉरी, ये क्या बात होगी, करना पड़ेगा यार, देख ये तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, सिस्टम चला रहा है। तो DICGCA, ठीक है, एक तरह की कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, अगर डिपोजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो। इंश्योरेंस में क्या होता है, हम अपना प्रीमियम कराते रहते हैं, जमा कराते रहते हैं, और जब भी हमारा, मान लो हमने घर का इंश्योरेंस करा रखा है, घर का प्रीमियम 10-10 रुपए जमा करा रहे हैं, अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, घर का कुछ हुआ नहीं, तो हमको पैसा वापस लौटाएगा नहीं वो, राइट। अगर घर का कुछ हो गया, मतलब उतना पैसा वापस तो लौटा देगा, बट ज्यादा नहीं कर लौटाएगा। उसका ये था, देखो क्या होता है इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जीवन किसी का मतलब एग्जाम, ऐसा समझो कि घर है, राइट, एक घर का आपने इंश्योरेंस करा लिया। आपने कहा साहब, इंश्योरेंस वाली कंपनी ने आपको पता है क्या बोला कि है ना, आप हमको हर साल 10-10 रुपए दे दिया करना साहब। अगर आपका घर सही सलामत रहा तो आफ्टर सम टाइम वी विल गिव यू बैक योर 10 रुपीज, तो आपको वापस दे देंगे, प्रीमियम वापस दे देंगे, है ना। उसमें कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में आपको दे देंगे, चलो, राइट। बट अगर आपका घर मान लो गिर गया, अर्थक्वेक आ गया, टूट गया, तो फिर हम आपको 5,000 रुपए और देंगे। रिस्क के साथ, देखो घर गिर गया तो भी तुम्हारे, तो तुम्हारा क्या हो, इंश्योरेंस हो गया। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस होता है कि भाई देखो, जब तक लाइफ इंश्योरेंस में मेरे को बिलीव नहीं है, राइट, मैं बिलीव करता हूं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझो, जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर ले लेते हैं कि अब मेरे को है ना, ऐसा है कि अब मैं मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया अपना, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कराया मैंने कि 10 साल तक मेरे को कुछ प्रीमियम पे करना है, और अगर मैं 50 साल से पहले मर गया तो खूब सारा पैसा मेरे को मिल जाएगा, 20 लाख रुपए मेरे को मिल जाएगा। मेरे को तो मिलेगा नहीं, किसको मिलेगा, वाइफ को मिलेगा, नॉमिनी वाइफ हुई, पेरेंट्स हुए, इनको मिलेगा। तो आपका सर परिवार जो है ना वो सेफ रह जाएगा। एक फोटो आती है ना लाइफ इंश्योरेंस की कि तुम मर गए, तुमने इंश्योरेंस भी नहीं कराया, अब हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, राइट। बीवी कोस रही थी पति को, एक ऐड आता है ना। हाँ, तो ओल्ड एज के अंदर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 50 साल तक ही देता है, इस तरह से, है ना। तो ओल्ड एज नेचुरल डेथ होता है तो उसके अंदर नहीं मिल रहा है, मतलब एक्सीडेंटल कवर, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब उसके अंदर बहुत कम हो जाता है फिर होगा। ओल्ड एज में मरेगा याद नहीं। तो आप देखेंगे ज्यादातर इंश्योरेंस 60 साल से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है, 60 साल की उम्र तक का। अगर आप बीच में मर गए ना तो दैट विल गिव यू, वी विल गिव यू पैसा। सर कई लोग तो मार देते हैं जानबूझ करके, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, वही मैं नॉमिनी हूँ, मान लो मैंने मार दिया किसी, है ना। ऐसा आता है ना मूवीज के अंदर कि साहब उसका कोई LIC हो रखा था, हाँ हाँ, अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें हम जान नहीं रहे, राइट। वो भी चीजें हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस वाले टॉपिक के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको। तो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है आप प्रीमियम देते रहो, अगर इन केस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अगर आप प्रीमियम देते रहो, अब बैंक से बोलेंगे कि बैंक देखो, अगर तुमको सिस्टम चलाना है ना तो तुम्हें प्रीमियम देना पड़ेगा, तो बैंक इज गिविंग प्रीमियम। कुछ पैसे जैसे 100 रुपए के ऊपर 12 पैसे बैंक प्रीमियम देता है DICGC को, और DICGC दोनों को सिक्योर कर देता है इस पेमेंट में, इसको भी और इसको भी, राइट। और इसकी भी क्रेडिट गारंटी देगा वो, 5 लाख तक की क्रेडिट गारंटी DICGC देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। अब लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस जो है उसमें मेरे को इसलिए भरोसा नहीं, भाई अपन तो मर गए, ठीक है, अब बाद में कौन उसको खा रहा है, क्या मतलब है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि यार मर जाओ उसके बाद किसी और के लिए, चलो ठीक है अपने ही बच्चे खा रहे हैं, अपनी ही वाइफ खा रहे को मिल रहा है पैसा, बट मैं तो नहीं हूं ना। तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस मेरे को एक तरह से फ्रॉड सा कॉन्सेप्ट लगता है, भाई मर ही गए तो उसके बाद कौन वाइफ कौन बच्चा, राइट। पर यह कि आप
जो होता है कि आपने फैमिली को सिक्योर कर, जो मरी गए तो कहीं की फैमिली भाई, जो पैसा है उसको उड़ाओ ना, इससे बढ़िया, राइट। कुछ और करा दो कि जीते जी मिलता रहे रिटर्न, कुछ एफडी करा दो, कुछ ऐसा करा दो। लाइफ इंश्योरेंस तो मेरे को सबसे गलत चीज लगती है लाइफ इंश्योरेंस। एक तो उम्मीद लगाकर बैठ गए घर वाले कि भाई मरेगा बंदा, राइट, तो पैसा आएगा, तो वैसे ही मर जाएगा बंदा, राइट। 4-5 जने ऐसे सोच रहे कि हाँ पापा जी आ गए आज आपको शिट, राइट, ऐसे सोच रहे हैं। तो मेरे को तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक ही लगता है, पता नहीं लोग क्यों कराते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिकॉज प्रीमियम कैसे, प्रीमियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में आ रहा है। कुछ कुछ प्रीमियम अमाउंट हम देते रहेंगे, बाद में हमको इकट्ठा मिल जाएगा, और बाद में अगर मर गए तो जो होगा दूसरे वाले को इकट्ठा मिल जाएगा, राइट। सर हाँ क्वेश्चन था वो डिपॉजिटर वाला क्लियर करना कि उसको कैसे मिलेगा। वही कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं इसके अंदर। ओके तो देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस इट इज प्रोटेक्शन का, अभी तो ये समझ गया ना डिपॉजिट का इंश्योरेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट की गारंटी का मतलब क्या है। डिपॉजिट इंश्योरेंस डिपॉजिटर की साइड का है, क्रेडिट गारंटी जो है अपना क्रेडिटर की साइड का है, कि वो उसको पैसा दे दे भाई, अगर ये नहीं देगा तो ये DICGC विल गिव यू बैक, राइट। तुषार यस सर। है ना, अभी आगे अपन चलता है। इट इज ए प्रोटेक्शन कवर्ड अगेंस्ट द लॉसेस अकरिंग टू द बैंक डिपॉजिट। अब ये दोनों चीजें आप पढ़ लो, ठीक है, और बता दो कि समझ में आ गया तो यस लिख देना चैट में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है, राइट। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है, एक चीज हम आपको और बता रहे हैं, मोरेटोरियम बता रहे हैं, मोराटोरियम, राइट, टोरियम, ये स्पेलिंग होती है भी, शायद देख लेंगे। मोरेटोरियम क्या होता है ये अपन इसके अंदर बता, चीजें लेयर्ड बाय लेयर्ड है भाई, बहुत मतलब तुमको धीरे धीरे समझाना पड़ता है, तब जाके एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली चेकिंग अ बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डिपॉजिटर का पैसा नहीं होना चाहिए वेस्ट। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो है ना वो ये है कि बैंक जो है ना कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए सब, बिकॉज इकोनॉमी में अगर एक भी बैंक डिफॉल्ट हो गया ना तो दैट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। आपने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आए थे, बिकॉज लेहमन ब्रदर्स नाम के बैंक यूएसए के अंदर गिर गए थे। लेहमन ब्रदर्स, ठीक है, ये बैंक जो था वो गिर गया था। इस एक बैंक के गिरने से इतना ज्यादा रिपल इफेक्ट पड़ा यूएसए की इकोनॉमी में, और क्योंकि ग्लोबलाइज्ड है तो इतनी सारी इकोनॉमीज के इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा कि पूरे ग्लोब के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, व्हाट इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कैसे आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, किस तरह से बैलून बना, राइट, रियल एस्टेट का, और किस तरह से फिर वो बैलून फटा, वो सब चीजें अपन समझेंगे बट आने वाले समय की, राइट। तो अब हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि देखो कि क्या बोल रहे थे अपन ये क्यों ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को, हाँ, तो ये बैंक जो है ना, ठीक है, आरबीआई जो है बैंकों, अब मोरेटोरियम अपन समझ रहे थे, तो आरबीआई बैंक है ना कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है कि यार कहीं बैंक गिर ना जाए। अब जैसे बैंक में गड़बड़ी लगती है, जैसे डिपॉजिटर रोते रोते आरबीआई के पास आता है, आरबीआई झट से है ना इसके ऊपर, इस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम कर देता है। मोरेटोरियम का मतलब क्या है, आरबीआई कहता है कि इस बैंक की अब सारी एक्टिविटीज बंद, ना इसमें डिपॉजिट होगा पैसा, ना बोरोवर्स इससे ले पाएंगे, ना ये डिपॉजिटर्स का पैसा भी इसके अंदर है, ना डिपॉजिटर्स इधर से पैसा निकल पाएंगे, बैंक का सारा हम टेक ओवर कर रहे हैं। आरबीआई इस तरह से बोल देता है, दैट इज नोन एज मोरेटोरियम। जैसे आरबीआई ने कहा कि 90 डेज का मान लो मैंने मोरेटोरियम लगा दिया इस बैंक पे, तो मतलब आपका पैसा जो है ना बैंक के अंदर अटका रह जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आपका पैसा आप नहीं निकाल सकते। एक आपने किसी ने ये देखा स्पेशल ऑप्स, अभी जो स्पेशल ऑप्स नाम से एक वेब सीरीज आती है 2.0, देखा किसी ने, वैशाली ने देखा और किसी ने, दोनों देखी 2.0, और किसी ने नहीं देखा। तो वैशाली उसमें वो था ना एक जो अपने बैंक का पैसा निकालने जा रहा होता है, पर उसका बैंक का पैसा निकाल नहीं पाता है, उसकी वाइफ बीमार होती है, याद है ना, उसका बॉस जो कौन था वो, ठीक है, उसका बॉस जो होता है, मैं एक तो नाम, मैं मेरी सबसे बड़ी आदत यह है कि भूलता बहुत ज्यादा हूँ नाम वाम सब, है ना। तो क्या होता है, हाँ एंड में ले लेता है। तो क्या होता है उसके अंदर बच्चों, एक बंदा होता है वहां पे बैंक है ना मोरेटोरियम, जैसे यस बैंक के ऊपर अभी मोरेटोरियम लगाया था, यस बैंक के ऊपर, मतलब इससे है ना डिपॉजिटर अपना पैसा भी नहीं ले सकता।
ऐसा मोरेटोरियम होता है, राइट, कि उसका सारा पैसा अभी सीज हो गया इसके अंदर, बैंक के अंदर। दैट इज नोन एज मोरेटोरियम, कि एक पीरियड के लिए, जिससे वो देख सके किससे कितना पैसा ले रखा है, कितना इसका पूरी क्रेडिट शीट और ये सब चीजें करे, जिससे इस बैंक को बचाया जा सके, है ना। बैंक का क्या करना है, फिर बैंक का इसको बैंक को किसी को बेचना है, या गवर्नमेंट इस बैंक को चलाएगी, क्या करना है, वो सब चीजें देखने के लिए मोरेटोरियम यहाँ पे लगा देते हैं। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब जिसमें बैंक कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, डिपोजिटर का पैसा भी इसके अंदर अटक जाता है। तो ऐसा जो होता है इसमें, अब डिपोजिटर कहता है साहब मेरा पैसा क्यों अटका रहे हो आप, कि कोई फलाना विजय माल्या जो है वो पैसा लेकर भाग गया, तो उसके बदले में आप मेरा पैसा क्यों अटका रहे हो, मैंने तो अपने हार्ड एंड मनी से करा था। तो उसमें जो एक्टर होता है वो क्या होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है, उसको पैसे की जरूरत होती है, और वो बैंक में जाता है, तो बैंक वाले से वो बात करता है, तो बैंक वाले से बोलता है साहब कोई दुल्हानी नाम होता है, विजय माल्या टाइप का, मतलब वो पैसा लेकर गया, आरबीआई ने उसको चेक नहीं करा, आपने चेक नहीं करा, तो मेरा पैसा कहीं को अटका रहे हो। दैट इज नोन एज मोरेटोरियम पीरियड। उसको मोरेटोरियम पीरियड ऐसे बोलते हैं, राइट। हिम्मत सिंह का सीन होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें क्या है, अब ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड ये इंश्योरेंस कवर इस तरह से दिया रहता है। अब ये क्या होता है, ये समझो कि मान लो ऐसा पता लगा कि यस बैंक ने किसी को पैसा दिया और वो चला गया भाई, राइट, वो भाग गया, तो इसका सारा पैसा आपका अब दिक्कत आ रही है। तो ये मोरेटोरियम पीरियड लगा देता है, जिसमें आप पैसा नहीं ले सकते इसके अंदर से, क्योंकि इस बैंक को अब इसको बचाना है, इस बैंक को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये बैंक नहीं बचा तो पूरी इकोनॉमी के अंदर त्राहिमाम वैसी वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे मोरेटोरियम वर्ड का मैंने आपको बता दिया। अब देखो इंश्योरेंस कवर होता कैसे, अभी तक तो मैंने आपको डायमेंशन बेसिक बताई थी, अब कैसे होता है। इट विल प्रोवाइड फंड्स अप टू 5 लाख टू एन अकाउंट होल्डर विद इन 90 डेज। 90 डेज का टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का आपको मिल जाएगा। इन द इवेंट ऑफ बैंक कमिंग अंडर द मोरेटोरियम इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मोरेटोरियम लगा देता है तब आपको इंश्योरेंस कवर इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, तो बैंक डिफॉल्ट होता है ना, उससे पहले आरबीआई को पता चल जाता है, और आरबीआई एक मोरेटोरियम पीरियड लगाता है, जिससे कि आरबीआई ये देख सके भाई किसका कितना पैसा किसको देना है। ये बैंक ने, अब ये डिपोजिटर्स के लिए है, ये डिपोजिटर्स के लिए है कि डिपोजिटर्स का कितना पैसा इसका बचा है, किस एसेट को बेचकर मैं कैसा पैसा निकालूंगा, ये सब चीजें, वो सब चीजें। ठीक है, तो 90 डेज का टाइम पीरियड इसलिए उसको चाहिए होता है, इसलिए वो 90 डेज का जनरली मोरेटोरियम पीरियड लगाता है। जैसे उसको पता चल भाई किसको रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल क्या सब कुछ उसको पता चल पहले तो पता नहीं है आरबीआई को किसको कितना दे रहा है। जब वो उसको टेक ओवर कर लेगा पूरा उसका मैनेजमेंट और उसको साइडलाइन कर देगा और पूरा का पूरा आरबीआई उसको देख रहा है, तो उसको पढ़ने लिखने में उसको 90 डेज का टाइम पीरियड लगेगा, तब जाकर वो देखेगा कि भाई किसके का कितना पैसा डूबा और किसको कितना पैसा देना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि मोरेटोरियम जैसे इंपोज किया रहता है आरबीआई विद इन द 45 डेज ऑफ द बैंक बीइंग पुट अंडर द मोरेटोरियम, तो डीआईजीसीसी विल कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिपॉजिट अकाउंट। 45 डेज के अंदर डीआईसीजीसी को सारी इंफॉर्मेशन करना होगा कि रामलाल को इतना पैसा, रामलाल ने मान लो 10 लाख रुपए जमा करा रखा है और 10 लाख का इतना उसका इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, इसका तरह से श्यामलाल ने मान लो 5 लाख रुपए जमा करा रखा है, 5 लाख का इतना इंटरेस्ट बनता है। रामलाल ने मान लो 4 लाख रुपए जमा करा रखा है, उसका इंटरेस्ट इतना बनता है। तो नेक्स्ट 40 डेज के अंदर वो ये सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करता है और डिपोजिटर्स को पैसा देता है। मतलब जो आपका इंश्योर्ड मनी है उसका वो आपको 90 डेज के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कवर इस तरह से इसके अंदर होता है। तो अब यहां पर देखो, अब तुषार ये देख लेना, आप पूछ रहे थे, तो बैंक जो है उसने हाथ खड़े कर दिए, तो बैंक का पूरा कंट्रोल आरबीआई ने ले लिया, मोरेटोरियम लगा दिया इसके ऊपर। अब बैंक का कंट्रोल कर लिया, तो उसको पता चला कि रामलाल ने इस बैंक के अंदर है ना 3 लाख रुपए जमा कराए थे, और 3 लाख का जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था इसको मान लो 30,000 रुपए इसको इंटरेस्ट मिल रहा था, पर इतने में बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। तो रामलाल के 3,30,000 रुपए देने हैं, 90 दिन के अंदर रामलाल के पास डीआईसीडीसी 3 लाख रुपए दे देगा, 3,30,000 रुपए दे देगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि श्यामलाल है। अब श्यामलाल ने यहां पर जो पैसा जमा करा रखा था वो करा रखा था 10 लाख रुपए, और इसका इंटरेस्ट मिलता था कितना, इसका इंटरेस्ट मिलता था मान लो 50,000 रुपए। तो आफ्टर 19 डेज मैं अगर आपसे पूछूं तो डीआईसीडीसी श्यामलाल को कितना पैसा दे देगा? एनीबडी इन द क्लास? 5,50,000, 5 लाख दे देगा, 5 लाख दे दे। आई होप दिस इज क्लियर। 5,50,000 नहीं, 5 लाख रुपए, टोटली 5 लाख रुपए इसको, राइट? क्योंकि 5 लाख तक का इंश्योरेंस ये दे रहे हैं, बाकी का पैसा तुम्हारा डूब गया।
अब क्या होगा, बैंक का मान लो एसेट बेच दिया, बैंक की कंपनी सारी बेच दी, उसके बाद जो पैसा निकला उसमें से अगर तुमको कुछ मिलना है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। बट अभी डीआईसीडीसी कितना देगा ये पूछ रहे हैं आपको, 5 लाख। हो सकता है बाद में उसकी बैंक की सारी एसेट बेचे और एसेट बेचकर फिर आपको पैसा दे दे, राइट, या फिर उसके आगे। पर डीआईसीडीसी कितना देगा, डीआईसीडीसी की कितनी लायबिलिटी है, दैट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। वो चीजें भी हम समझेंगे कि एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, क्या क्या होता है, बैंक की लायबिलिटीज और ये सब चीजें होने के बाद। बट वो जब हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है ना, डिफॉल्ट वाला कैसे होता है, कंपनीज पढ़ के कंपनीज कैसे डिफॉल्ट होती है, वो सब चीजें बाद में देखेंगे, ठीक है। रामलाल ने कितना, रामलाल को 3,30,000 ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि रामलाल ने 3 लाख रुपए जमा कराए थे, 30,000 मिलने थे और उसको भी 5 लाख दे दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो डोंट थिंक लाइक दैट, नहीं तो रामलाल के तो मजे हो जाएंगे। तो अप टू 5 लाख रुपए। अब मैं अगर ऐसे बोलूं, एक है सोहनलाल, ये बात सबको समझ में आ गई क्या? एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस? डीआईसीडीसी कितना पैसा देगा ये समझ में आ गया सबको? एक बार बता दो जल्दी से। दीप को समझ में आ गया? ठीक है, अब ये समझो, एक है सोहनलाल। सर इन लालों ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, लाल पे लाल, राइट। अब दूसरा नाम लेंगे कोई, है ना। तो सोहनलाल ने जमा कराए थे सब एग्जैक्टली 5 लाख रुपए, ठीक है। और इसको इंटरेस्ट मिलना था मान लो 4 लाख रुपए, 4,000 रुपए का। तो बताओ सोहनलाल को डीआईसीडीसी कितना पैसा देगा? अगेन सर कितना? 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ना, चाहे वो कितना भी हो, राइट। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे कुछ, तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, कि मान लो एक न्यूमेरिकल बना भी रखा है, मैं आपको बता दूंगा वो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर ये वाला डायमेंशन तुषार को क्लियर है? तुषार जो आप पूछ रहे थे कैसे करते हैं, ये क्लियर है? यस सर। अब ऐसा ही होता है कि क्रेडिटर के साथ अगर क्रेडिटर भाग गया तो बैंक को मिल जाएंगे, तो वो तो मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं। क्रेडिटर भाग गया तो बैंक को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्रेडिटर वाला 10 लाख लेके भाग गया तो डीआईसीडीसी बोलेगा भाई मैं तो तेरे को 5 लाख दे दूंगी, बाकी तू केस वेस कर, उससे कहीं से भी पैसा ला, मैं तो तेरे को 5 लाख रुपए दे रही हूं, मेरा काम खत्म, ठीक है। अब यहां पर यह है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पे करेगा, राइट। कौन पे करेगा इंश्योरेंस प्रीमियम? तो दैट विल बी पेड बाय द रेस्पेक्टिव बैंक, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इंश्योरेंस कवर का मतलब आप समझ गए ये क्या होता है इसके अंदर। इंश्योरेंस प्रीमियम, द प्रीमियम इज पेड बाय द बैंक टू द डीआईसीडीसी, राइट। द इंश्योर्ड बैंक्स पे एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम टू द कॉर्पोरेशन सेमी एनुअली विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2 बार देते हैं हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब देते हैं और बीच में देते हैं, बेस्ड ऑन देयर डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर का डिपॉजिट्स का जो होता है वो दे देता है वो, राइट। तो इट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द 10 पैसा। पहले 10 पैसा तो लगता था 100 रुपीज के ऊपर, अब 12 पैसा लगता है और एक लिमिट है कि 15 पैसे से ज्यादा नहीं लगेगा, राइट। 12 पैसा एंड ए लिमिट ऑफ 15 पैसा हैज बीन इम्पोज्ड, कि 15 पैसे से ज्यादा नहीं लगाएंगे, राइट। इस तरह से इसके अंदर अभी जो करंटली 12 पैसा इसके अंदर लग रहा है, मतलब हर 100 रुपए पर बैंक को 12 पैसा जो होता है, राइट, वो एक तरह से डीआईसीडीसी को देना होता है एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब देखो डीआईसीडीसी कौन है? इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 जुलाई 1978 अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिट एंड गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी की गारंटिंग इस तरह से करना, ठीक है। अब यहां पर देखो डीआईसीडीसी इंश्योर प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट मिलाकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंडिविजुअल हैड एन अकाउंट ऑफ विद प्रिंसिपल अमाउंट 4,900 इसने जमा करा रखा है, उसके अंदर प्लस एक्यूर्ड इंटरेस्ट जो उसका वो 4,000 रुपए है, तो इसको इतना मिल जाएगा 4,9990 इसके अंदर मिल जाएगा। बट इफ हाउएवर द प्रिंसिपल अमाउंट इन दैट वाज 5 लाख, द एक्यूर्ड इंटरेस्ट विल नॉट बी इंश्योर्ड, और सिर्फ उसको 5 लाख इसके अंदर मिलेगा। तो 5 लाख अप टू 5 लाख इसके अंदर करती है, ठीक है। अब एक इसकी वेबसाइट पे जब हम जाएंगे डीआईसीडीसी की, तो ये सब चीज दे रखी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डीआईसीडीसी किसको करती है? ऑल बैंक डिपॉजिट सच एज सेविंग, फिक्स्ड, रिकरिंग, करंट, ठीक, एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। इन डिपॉजिट को नहीं करती, बाकी सबको करती है, राइट। तो ये आप इसके अंदर पढ़ लेना कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा आपको। इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं होगा, डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, इनको नहीं करती है, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं करेंगे। खैर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ये अच्छे से याद रखना है।
क्वेश्चन सॉल्व करो, गिव मी 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट दीजिएगा मेरे को, ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप, इतने में आता हूँ। Sorry. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is a wholly owned subsidiary of RBI. That is correct. ठीक है. It was established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961. That is also correct. But that is not correctly explaining कि ये wholly owned subsidiary हो गया है. एक्ट से बनी, इसका मतलब तो ये हो गया कोई भी एक्ट से बनी हुई बॉडी wholly owned, क्योंकि एक्ट से बनी हुई बॉडी इसलिए wholly owned subsidiary. ठीक है, ऐसा तो नहीं, राइट? तो ये इसको एक्सप्लेन, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बट सेकंड इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है, किसने क्या क्या आंसर लगाया एक बार देख लूंगा. केतन, मनिंजा, सी, अंजलि, सी क्यों लगा रहे हो आप लोग? सी तो ठीक है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है? बस सेकंड इज वाई, सेकंड इज इनकरेक्ट, बाकी लोगों ने भी लगाया. इज दिस क्लियर? अच्छा, ईयर कंफर्म नहीं था. 1978 लिखवाएगा मैंने. इट वाज एस्टैब्लिश थी इसके अंदर अंडर द डिपॉजिटर इंश्योरेंस 1961. ये 1961 का एक्ट है, उसके बाद ये एस्टैब्लिश हुई थी इसके अंदर, है ना. तो यहां पर पूछा गया इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट, तो ये इंश्योरेंस एक्ट का बता रखा है टाइप पे, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. तो बी विल बी करेक्ट आंसर. चलो ये वाला करो, ध्यान से पढ़ के करो. बैंकिंग तुम्हारा बेस बना रहा है ना, तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है अपना, कि बैंकिंग एक बेस बना दिया आपका, इसके ऊपर फिर आप आराम से अपनी फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो. अब आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा. मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना इसको. देखो, दो चीजें है ना इसमें, एक तो क्रेडिट गारंटी है. क्रेडिट गारंटी क्या डिपॉजिटर्स के बारे में बात करता है क्या? क्रेडिट गारंटी डिपॉजिटर को क्रेडिट गारंटी थोड़ी ना दे रहा. क्रेडिट गारंटी का मतलब समझ लो, ये पैसा नहीं देगा तो हम दे देंगे, तो बोरोवर के रेस्पेक्ट में ना. मनोज, दीप, वैशाली, लास्ट में वो आपने बोला था कि अगर बोरोवर भी पैसा लेके भाग जाए तो बैंक को तो मिल ही जाएगा 5 लाख रुपया. तो वो क्रेडिट गारंटी हुआ. दैट इज नोन एज क्रेडिट गारंटी ना. दैट इज नोन एज डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी, दो टर्म है ना. एक तो डिपॉजिट इंश्योरेंस है और क्रेडिट गारंटी है. क्रेडिट गारंटी हुआ वो. हाँ, तो क्रेडिट गारंटी डिपॉजिटर के लिए थोड़ी ना है, तो दैट्स व्हाई वन इज रॉन्ग. Yes, sir, yes, sir. Oh, okay. Yes. Got it? हाँ, ये मतलब जेन्युइन मिस्टेक है, बट हम क्यों, अब देखो इसमें दो चीजें हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस है ना. तो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता तो अंडर प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर, तो दैट विल बी करेक्ट. बट क्रेडिट गारंटी इज रेमेडी टू द क्रेडिटर ओनली, तो बी विल बी करेक्ट आंसर. तभी मैंने आपको क्वेश्चन से पहले बोल दिया था एक बार ध्यान से पढ़ना इसको. हम लेमैन की लैंग्वेज में क्रेडिट गारंटी मतलब पैसा मिलेगा ही मिलेगा, वो इंश्योरेंस हमारे लिए वही होता यस, बट लेमैन तुम हो नहीं ना. है. Yes, लेमैन हो क्या? लेमैन तो वो होता है जिसने पढ़ा नहीं होता. yes, sir. पढ़ लिख कर भी लेमैन ही बने रहना है, तो फिर क्या करें. चलो करो ये वाला क्वेश्चन.
पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क, अगर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए। देखो अब ये वाला देख लो, डीआईसीडीसी प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द डिपॉजिटर अप टू ए फिक्स्ड मॉनेटरी लिमिट, मतलब फिक्स्ड, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, फिक्स्ड है, इतना ही एक मॉनेटरी लिमिट दैट इज 5 लाख। ठीक है, तो यहां पर तो दे रखा है कि इंश्योरेंस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 5 लाख पर डिपॉजिटर। ठीक है, ये तो करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, पर दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ना कि प्रिंसिपल और एक्यूर्ड इंटरेस्ट जो है उस दोनों को कवर कर रहा है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट को कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें इसने लिमिट बता दी है ना, इस वाले में तो डायरेक्टली बता दिया, पर इसमें ये लिख रखा है कि एक अमाउंट है उसको कवर कर रहा है कि प्रिंसिपल और एक्यूर्ड इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं, कुछ और ज्यादा नहीं। तो एक लिमिट इसने फिक्स्ड वाला चीज जो है ना उसके अंदर बता दी, उसमें से 5 लाख रुपए आता है, तो दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ना मनोज एंड अदर्स। सर फिक्स थोड़ी हुआ है इंश्योरेंस, प्रिंसिपल अक्रूड हाँ, पर एक मॉनेटरी लिमिट तो बता दी ना कि इसके अंदर से, अब इसके अंदर से 5 लाख रुपए, तो ये दोनों मिलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना इसको। समझ में आ रहा है? 5 लाख रुपए कहां से? 5 लाख पर पर्सन तो रामलाल का तो नहीं था, उसने तो 3 लाख ही जमा कराया था, तो प्रिंसिपल एंड एक्यूर्ड इंटरेस्ट प्लस 5 लाख फिर ही तो एक्सप्लेन हो गए। समझ में आ रहा? हाँ, तो तभी तो अब इसमें तभी तो ये वाला स्टेटमेंट है कि इसमें लिख रखा है ना, नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड 5 लाख। ओके, मनिंजा को बोल रहे हैं, तो कैन नॉट एक्सीड 5 लाख से कोई फिक्स लिमिट अपन को पता नहीं चल रही ना, फिक्स मॉनेटरी लिमिट क्या है, ये भी तो होना चाहिए इसके साथ, दोनों मिलकर ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोथ सेकंड एंड थर्ड एक्सप्लेन। अगर मैं सिर्फ आपको ये कहूं 5 लाख, तो फिर रामलाल जैसे लोग जिन्होंने 3 लाख रुपए जमा कराए उसको भी 5 लाख। ठीक है, किसका एक्सीड नहीं हो रहा है, किसका 5 लाख, मतलब क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है कि फिक्स मॉनेटरी लिमिट क्या है? बताओ मनोज। करेक्ट है ना, इससे हमें ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि किसको कितना मिल रहा है, तो फिक्स मॉनेटरी लिमिट क्या है, इससे इस 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, इसमें तो ये ले रखा। बट जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई फिक्स मॉनेटरी लिमिट तक है, तब ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन होगा इसके अंदर। ओके सर, अभी ये किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क बनिंजा, और जिन भी बच्चों ने, मेरे को पता था अभी लगाएंगे कुछ बच्चे है ना, ये तो ऑब्वियस ही है, जब भी तो आप गलती करोगे, और यहाँ पे गलती, इस तरह की स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं उनको हमको समझना होगा, कभी गलती करोगे कभी नहीं। एक्यूर्ड इंटरेस्ट मतलब जितना इंटरेस्ट का बन रहा है, एक्यूर्ड मतलब होता है इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट। 5 लाख का कितना एक्यूर्ड इंटरेस्ट हुआ, मतलब इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट। बनिंजा देखो, पिछले वाले में तो बहुत ही सिली मिस्टेक हुई थी ना अपन से, पर मुझे पता था ये मिस्टेक होती है बच्चों से, पता है ना कहाँ मिस्टेक हो रही है आपसे। मैं पहले ही बोल दिया था कि भाई इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ना, राइट। इसमें भी पता था, जब इसलिए मैंने पहला स्टेटमेंट करा, फिर आपको थर्ड स्टेटमेंट समझाया, फिर उसको उस तरह से समझाया। अमाउंट ज्यादा है, तो जैसे दीप ने 10 लाख रुपए जमा कराया, तो भाई डीआईसीडीसी तो आपकी 5 लाख तक की गारंटी दे रहा है। दीप 7 लाख हुआ जैसे कह रहे, कोई मनिंजा 7 लाख कह रही, तो भाई डीआईसीडीसी बोल रहा है मैं तो 5 लाख ही दूंगा, बाकी तुम अपना केस वेस करके निकालो। यही तो समझाए थे, और हम आपको समझाए क्या इतनी देर से, मेरे को लगा आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई 3 लोग लिए थे, तब कहां थे, सो गए थे क्या बीच में? एक है भैया ये रामलाल जी, मिस्टर रामलाल जी ने, अभी तुम ही लोगों ने तो आंसर दिए थे यार, अब तुम ऐसे करते हो ना, धोखेबाजी करते हो तुम। 3 लाख रुपए इसके अंदर जमा कराए थे, इस रामलाल जी को इंटरेस्ट 30,000 का मिल रहा था, राइट। एक था भाई सोहन लाल जी ने 10 लाख रुपए जमा कराए थे और इसको इंटरेस्ट मिल रहा था मान लो 50,000 का, राइट। एक थे मोहनलाल, इन्होंने 4 लाख रुपए जमा कराए थे और इनको 40,000 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, ठीक है। और एक ये है मोहनलाल, राइट। तो मेरे को बताओ डीआईसीडीसी क्या, ये कितना, रामलाल को कितना पैसा देगी डीआईसीडीसी, बताओ सभी बच्चे लिखो।
3.30, ठीक है दीप, इज दिस क्लियर? अच्छा ये बताओ दीप और सभी बच्चे कि इसको सोहन लाल को कितना पैसा देगी डीआईसीडीसी? दीप, मनिंजा, तो फिर तुम पूछ क्या रहे हो मेरे से जब तुमको पता ही है तो? और इसको कितना देगी ये बता दो, मोहनलाल को कितना देगी? 4,40,00,000। तो उसमें मैं क्या बताऊं तुमको? अगर ज्यादा पैसा हो गया तो फिर तुम, इज दिस क्लियर? आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ? प्लीज टेल मी। दीप ने ऐसे पूछा। सर जैसे स्टेटमेंट में लिख रखा है ना कि वो कवर करेगा इंटरेस्ट को भी और प्रिंसिपल को भी, हाँ करेगा ना, कर लिया ना इसमें, देखो बट अगर अमाउंट ज्यादा है तो वो नहीं इंटरेस्ट करेगा, को कैसे कवर 5 लाख तक का ही देना, वो 5 लाख का देगा। अब अमाउंट ज्यादा है तो उसमें उसकी गलती तो नहीं है। अब 10 लाख का है तो इसमें तो प्रिंसिपल को भी नहीं करा, 5 लाख का प्रिंसिपल भी रह गया। करा है इसमें, करा है ना? ओके सर, वो हम ज्यादा के हिसाब से देख गए थे कि उसमें कवर नहीं ना होगा। But sir, in that last question, if the second statement is not there, it is still making it understandable, no? अंडरस्टैंडेबल, बट यू कैन नॉट गेट ना व्हाट इज दैट फिक्स्ड मॉनेटरी लिमिट। बट अंडरस्टैंडेबल आपने कहा कि 5 लाख से 5 लाख तक का देगा, पर ये तो 3 लाख भी दे, यहाँ तो 3 लाख मिल रहा है ना, 5 लाख तक का देगा, अप टू 5 लाख है। बट किस चीज का देगा 5 लाख, ये तो अपन को नहीं पता ना। हाँ तो वो तो that is additional information, right? That is not actually we are ये driving देखो, us to अब that वापस इसको information. पढ़ो एक बार। DICDC provide insurance cover to depositor up to a fixed monetary limit, fixed monetary limit तक देता है। अब इसमें द अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए पर डिपोजिटर। हाँ, पर so it explains. हाँ So suppose now let's do this. Let's hide the statement third, and we have only these two statements. So will the second statement explain first? I don't think so. no it cannot explain. Yeah. So how it will explain then? Both of them explain ना, both 1 and 2nd, both for 2nd and 3rd, दोनों मिलके एक्सप्लेन कर रहे हैं ना मनोज। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लग रहा है मुझे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन सा, ये वाला सेकंड स्टेटमेंट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सेकंड स्टेटमेंट, तो बिना सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या आप जान पाओगे कि क्या इस तक पहुंच पाओगे इंश्योरेंस कवर टू डिपॉजिट अप टू ए फिक्स्ड मॉनेटरी लिमिट? तो आपसे ये बोल रहे हैं फिक्स मॉनेटरी, तो ये दोनों मिलकर इसको क्या, इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना इन दोनों ने तो मिलकर इसको कि भाई कितना होगा। एक तो ये प्रिंसिपल, अभी ये तो पता नहीं है फिक्स मॉनेटरी लिमिट मतलब कितना फिक्स मॉनेटरी लिमिट, ये तो पूछ रहे हैं, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये देखो इतना फिक्स मॉनेटरी लिमिट, तो दोनों मिलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। नाइदर थर्ड स्टेटमेंट क्या अलोन ये एक्सप्लेन कर सकता है कि फिक्स्ड मॉनेटरी लिमिट कितना है। ओके, है ना? ओके। सिर्फ ये अगर हम बोल देंगे तो इसमें तो फिर भाई कितना है ये तो पता नहीं चलेगा ना, 5 लाख से 1 लाख भी हो सकता है, किसको कितना मिलेगा ये तो नहीं पता चल रहा डिपोजिटर को। ऐसा तो दोनों जब तक नहीं मिलेंगे ना तब तक इसका ये नहीं होगा, इससे भी नहीं पता चल रहा डिपोजिटर को कितना मिल रहा है। ओके सर। ठीक है, इतना हार्ड था नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। ये करें, ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब ये आपको नहीं पता 90 डेज का लिमिट है, 2 दिक्कत है। देखो कितना अभी तो तुम कर पा रहे हो ये सब चीजें, पर आपने अगर मान लो डीआईसीजीसी को अभी तक जितना पढ़ा था, अभी भी तो पढ़ा ही हुआ है ना, अपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी हुई है आप लोगों ने कहीं ना कहीं से, राइट? तो वो नहीं पता होगा तो फिर नहीं होगा साफ क्वेश्चन। अब जैसे आप इकोनॉमिक्स सर्वे उठाकर देखो, वो उठाकर देखो पीटी 365 उसमें होगा डीआईसीजीसी, पर इतना कुछ नहीं दे रखा होगा उसके अंदर, तो बच्चा उसको भी पढ़ लिया फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, और बहुत छोटा दे रखा है उसके अंदर। तो कोई चीजें आप आर्ट एंड कल्चर का उठा के देखो, वो आर्ट एंड कल्चर वाला उठा के देखो, अपने फ्रीडम स्ट्रगल में काफी आर्ट एंड कल्चर वाली चीजें, पर्सनालिटीज, और वो इतनी छोटी छोटी चीजें दे रखी, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करें? अभी मैंने इंटरनेशनल रिलेशन का आज वीडियो निकाल दूंगा मैं, राइट? अभी मैं इस क्लास के बाद रिकॉर्ड ही कर दूंगा उसको, है ना, जिससे कि अपन सारी क्लासेस ले पाए। चलो ये वाला बताओ, समझ आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन अभी अपन को इजी लग रहा है, पर हमें नहीं पता जब, तो फिर अपन सोचेंगे पता नहीं कितना होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, है ना?
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे अपन को इसको अंडर इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका यही है भाई कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को अंदर एक एक चीज डायमेंशन पता होना चाहिए, फैक्चुअल भी और कंसेप्चुअल भी। वो एक स्टेटमेंट आपको फैक्चुअल देगा, एक कंसेप्चुअल देगा। चलो तो अभी हम यहां तक इसके अंदर पढ़ लिए। अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, DICGC अपन कर लिए कंप्लीट। एक हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और चीजें इसके अंदर पढ़ लेते हैं, फिर एक बेस रेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर बेस रेट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर टाइम परमिट करेगा तो MCLR का कॉन्सेप्ट भी अपन समझ लेंगे, राइट। तो कुछ चीजें हैं जो उसकी वेबसाइट से ली गई है, डायरेक्टली अपन को पढ़ना है। कुछ चीजें अपन पढ़ चुके हैं, कुछ और इसके अंदर ऐड करना है। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। राइट, सेंट्रल ऑफिस ऑफ द बैंक वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, ये इसकी वेबसाइट में दे रखा है, बट वाज अबाउट अस वाले सेक्शन के अंदर, बट वाज परमानेंटली मूव टू द मुंबई इन 1937। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट एंड वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड। सिंस nationalization in 1949 the Reserve Bank of India is fully owned by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। 1948 अपन ने लिखा हुआ है, 1948 के अंदर नेशनलाइजेशन हो गया था इसका, बट फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर 1949 तक हुआ, राइट। द प्रेम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक एज, यहां पर समझो अभी हमने क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ द बैंक नोट्स, ये क्या है भाई हमको नहीं पता, एंड कीपिंग रिजर्व्स विद ए व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये अपन ने इसके अंदर समझा है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी में एक पॉइंट हमने दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन हमने इसके अंदर समझा है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है वो, राइट। एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, ये भी हमको पता नहीं है क्या होता है, ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। एंड टू इट्स एडवांटेज टू हैव मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये हमने पढ़ा हुआ है। टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी कैसे है ये हमने पढ़ा, वेल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ये प्रेम्बल है इसका, जो कि आरबीआई करता क्या है साहब का, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या क्या कर सकता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं हाँ साहब ये सब चीजें करता है, पर ये चीजें भी इसके अंदर करता है। तो क्वेश्चन कहां से बनता है, यहां से बनता है, दैट्स व्हाई वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहां यहां से बनता है साहब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सेंट्रल बोर्ड होता है, राइट। यहां पर देखो